Hello everyone, welcome back to CMA Junction. Today we are going to complete cost bookkeeping, जिसके अंदर आज हम देख रहे हैं रिकंसिलेशन ऑफ फाइनेंशियल एंड कॉस्ट प्रॉफिट और इसके साथ साथ एक इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग का क्वेश्चन भी यहाँ पे कवर करेंगे. स्टार्टिंग विद पिछली क्लास में हमने क्या देखा था. नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग हमने पिछली क्लास में कवर की थी, जिसमें हमने देखा कि भाई नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग मतलब जहां पे मैं कॉस्ट अकाउंट्स अलग मेंटेन कर रही हूँ और फाइनेंशियल अकाउंट्स अलग मेंटेन कर रही हूँ. एक बात बताओ, जब हम कॉस्ट अकाउंट्स अलग फाइनेंशियल अकाउंट्स अलग मेंटेन करते हैं तो क्या इनका प्रॉफिट सेम आएगा? क्या जो प्रॉफिट मेरे को कॉस्ट अकाउंटिंग में दिख रहा है, जो प्रॉफिट मेरे को फाइनेंशियल अकाउंटिंग में दिख रहा है, ये दोनों सेम होते हैं क्या? तो नॉर्मल केसेस में ना ये दोनों मैच नहीं करते. क्यों मैच नहीं करते? तो इसके पीछे बहुत सारे अलग अलग रीजंस है कि क्यों हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट मैच नहीं करता. क्या क्या रीजंस हैं उसको हम आगे देखेंगे. इससे पहले ये समझो कि भाई अगर दोनों का प्रॉफिट सेम नहीं है तो मैं कौन सा कंसिडर करूं. मैं फाइनेंशियल अकाउंट्स वाला प्रॉफिट कंसिडर करूं या फिर मैं कॉस्ट अकाउंट्स वाला कंसिडर करूं. तो एक बात समझो, कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग दोनों का प्रॉफिट अपनी अपनी जगह रेलेवेंट होता है, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग में हम प्रोडक्ट से हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया हम वो निकाल लेते हैं. फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एज अ ऑर्गेनाइजेशन होल हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया हम वो निकाल लेते हैं. तो दोनों के दोनों प्रॉफिट अपनी अपनी जगह रिलेवेंट है. पर मैं ये कैसे पता करूं कि ये दोनों प्रॉफिट सही है? इसको पता करने के लिए हम रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं. ये जो रिकंसिलेशन स्टेटमेंट होता है ना, ये स्टेटमेंट में हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रॉफिट के बीच में क्या रीजंस है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि क्यों इनके बीच में डिफरेंस आ रहा है, और साथ साथ हम इन दोनों प्रॉफिट को मैच कराने की कोशिश करते हैं. अगर समझ लो रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाने से हमारा प्रॉफिट मैच कर गया, इन दैट केस फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग दोनों सही है, दोनों के प्रॉफिट सही है. पर अगर रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में भी ये चीजें मैच नहीं कर रही है तो शायद हमने कुछ रीजंस छोड़ दिए होंगे, या फिर हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग दोनों में से कोई ना कोई एक गलत बना है. ठीक है. सो नाउ मूविंग टूवर्ड्स कि भाई क्या क्या रीजंस हो सकते हैं जिसके कारण कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डिफरेंस आ सकते हैं. सबसे पहला अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नॉट डील्ड विद इन कॉस्ट अकाउंट्स. देखो, कॉस्ट अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग में हम निकालते हैं कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट और सेल्स देखते हैं कि सेल्स कितनी हुई, सेल्स कितने अमाउंट का हुआ, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो मेरा प्रॉफिट बन जाता है. हाँ, ये प्रॉफिट आने के बाद क्या मैं इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ अंडर कॉस्ट अकाउंटिंग? बिल्कुल नहीं. हम कॉस्ट अकाउंटिंग में हमको सिर्फ मतलब है कि हमारे प्रोडक्ट से हमको कितना प्रॉफिट आया, इसको डिस्ट्रीब्यूट करने हम नहीं चाहते. लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर जो प्रॉफिट आ जाता है ना, उसके बाद इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी किया जाता है. कुछ प्रॉफिट का पार्ट डिविडेंड की तरह पे किया जाता है शेयर होल्डर्स को, कुछ प्रॉफिट रिजर्व्स में ट्रांसफर किया जाता है, कुछ प्रॉफिट का पार्ट हम टैक्सेस के फॉर्म पे करते हैं गवर्नमेंट को, और अगर हमारे पास अभी भी एक्सेस प्रॉफिट बचा हुआ है तो एक्सेस डेप्रिसिएशन भी चार्ज किया जाता है इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग. ये सारी की सारी चीजें हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर कर रहे हैं, जिसके कारण जो एट लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट बच रहा है वो कम हो जा रहा है एज कम्पेयर टू कॉस्ट अकाउंटिंग. क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग में तो हम ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहे, तो वहां तो प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा होगा, यहाँ प्रॉफिट कम दिख रहा होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में. तो इस केस में क्या है, यहाँ पे डिफरेंसेस आ जाते हैं. दूसरा रीजन, प्योरली फाइनेंशियल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. ऐसे एक्सपेंसेस, ऐसे लॉसेस जो प्योरली फाइनेंशियल नेचर के हैं. सबसे पहला एक्सपेंस यहाँ पे आ रहा है हमारे पास, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स. ठीक है. तो क्या किया मैंने एसेट्स बेचे हैं. एसेट्स बेचने से आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, आपको लॉस भी हो सकता है. लेट्स से मेरा एसेट की वैल्यू बुक में दिख रही थी, डेप्रिसिएशन वगैरह चार्ज करने के बाद 10,000 वैल्यू दिख रही थी, पर मैंने सिचुएशन नंबर ए इसको मैंने 12,000 में बेच दिया, तो इस केस में मेरे को प्रॉफिट हो रहा है. सिचुएशन नंबर बी, मैंने इसको 8,000 में बेच दिया, इस केस में मेरे को यहाँ पे लॉस हो रहा है. ये लॉस, ये प्रॉफिट क्या हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड है? बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है. ये हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर आता है. क्यों रिलेटेड नहीं है? तो देखो भाई, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हमको हमारे प्रोडक्ट, जो हमारा मेन प्रोडक्ट है, हम जो बाहर बेच रहे हैं लोगों को, हम जो सर्विसेज बाहर लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, उससे रिलेटेड
प्रॉफिट और उससे रिलेटेड लॉस से हमको मतलब होता है। इस प्रोडक्ट को बनाने वाले एसेट को हमने बेच दिया, उससे प्रॉफिट हुआ या उससे लॉस हुआ, इससे कॉस्ट अकाउंटिंग को कोई भी मतलब नहीं है। ये कहाँ कंसिडर किया जाता है? एसेट का लॉस ऑन सेल और एसेट का प्रॉफिट ऑन सेल, ये हमारा फाइनेंशियल इनकम, फाइनेंशियल एक्सपेंस कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो आपके जो नोट्स है वहां पे लिख लीजिएगा लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स है और यहाँ पे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स है। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांसफर एक्सपेंसेस। लेट्स से मैंने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ऑर्गेनाइजेशन ने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ये इन्वेस्टमेंट को उठा के अब मैं दूसरी जगह इन्वेस्ट करने जा रही हूँ, तो ये इन्वेस्टमेंट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के मेरे को ट्रांसफर एक्सपेंसेस लगेंगे। ये ट्रांसफर एक्सपेंसेस इज माय फाइनेंशियल एक्सपेंस, ये मेरा प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है, ये मेरी इन्वेस्टमेंट है कुछ, उसको मैं ट्रांसफर कर रही हूँ, तो ये मैं कंसिडर नहीं करूंगी इन कॉस्ट अकाउंटिंग, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर इसको फाइनेंशियल एक्सपेंसेस की तरह ट्रीट किया जाएगा। ट्रांसफर एक्सपेंसेस इज लाइक हम किसी और को हमारे इन्वेस्टमेंट को ट्रांसफर करने के लिए एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं। ट्रांसफर फीस इज लाइक हमको कोई ट्रांसफर करने की फीस पे कर रहा है, तो हमारी इनकम हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो ट्रांसफर फीस में क्या होता है? लेट्स से मैंने किसी को लोन दे रखा है, ये लोन 3 महीने के लिए दिया था मैंने 9% इंटरेस्ट के हिसाब से, लेकिन वो अब पेमेंट नहीं कर पा रहा है, वो उसको शिफ्ट कराना चाहता है, 6 महीने के लिए कराना चाहता है, अब 15% देगा, इसमें हमने उसको ट्रांसफर फीस चार्ज की, ये ट्रांसफर फीस विल बी माय फाइनेंशियल इनकम। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है इंटरेस्ट मैंने कहीं से लोन ले रखा है, मैं उस लोन का इंटरेस्ट पे कर रही हूँ, दैट इज माय फाइनेंशियल एक्सपेंस। ये हम कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर ट्रीट नहीं करते क्योंकि ये फाइनेंस का एक्सपेंस है, ना कि कॉस्ट रिलेटेड एक्सपेंस। ठीक है, ना कि हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड एक्सपेंस। हमको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, लेट्स से मैंने किसी को लोन दिया हुआ है, ये लोन में मेरे को इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, दैट इज माय फाइनेंशियल इनकम। नेक्स्ट डैमेजेस एंड पेनाल्टीज। डैमेजेस एंड पेनाल्टीज इज लाइक कहीं किसी जगह पे आपने लेट पेमेंट की, किसी जगह पे आपने गलत काम किया, तो उन सब चीज़ों के लिए आप पेनाल्टी डैमेजेस पे करते हो। ये जो पेनाल्टी डैमेजेस है ये हमारे फाइनेंशियल नेचर के होते हैं, इसको हम कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर कंसिडर नहीं करते। ये हमने मटेरियल कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट, ओवरहेड्स, डायरेक्ट एक्सपेंसेस सब जगह देख लिया है। नेक्स्ट, अगर हमको रेंट रिसीव हो रहा है, ठीक है, लेट्स से एक ऑर्गेनाइजेशन के पास खाली जगह पड़ी हुई थी, इन्होंने इसको रेंट पे दे दिया, तो इससे रेंट रिसीव हो रहा होगा, ऑफ कोर्स ही बात है, तो ये जो रेंट है ये मेरी फाइनेंशियल इनकम मानी जाएगी। ठीक है, अब एक बहुत जरूरी बात को समझो, 2 ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास, ABC लिमिटेड और एक है हमारे पास CJ लिमिटेड। CJ लिमिटेड का काम है नॉर्मल गुड्स, नॉर्मल सर्विसेज प्रोवाइड करना। लेट्स से एक ये गुड्स प्रोवाइड करते हैं मैगी और ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं रेस्टोरेंट की। ठीक है, तो ये क्या है? ये नॉर्मल काम है, नॉर्मल गुड्स नॉर्मल सर्विसेज। लेकिन ABC लिमिटेड का काम क्या पता है? फाइनेंस प्रोवाइड करना, लोगों को एसेट्स रेंट पे देना। तो ये क्या करते रहते हैं? ये इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं अलग अलग जगह, ये एसेट्स खरीद के रखते हैं जिसको ये रेंट पे देते रहते हैं टाइम टू टाइम। ठीक है, तो इस केस में, ये दोनों केस में समझो, पहला केस CJ लिमिटेड अगर इनके पास कोई जगह खाली पड़ी हुई है, उसको ये रेंट पे दे रहे हैं और रेंट रिसीव कर रहे हैं, तो इस केस में ये इनकी फाइनेंशियल इनकम मानी जाएगी, क्योंकि नॉर्मली ये इनका काम नहीं है, लेकिन इन्होंने रेंट पे दे दिया अपना, जगह खाली पड़ा था तो इसलिए हम इसको फाइनेंशियल इनकम की तरह ट्रीट करेंगे। लेकिन ABC लिमिटेड अगर इन्होंने अपने किसी एसेट को रेंट पे दे दिया और इनको रेंट रिसीव हो रहा है, या फिर इन्होंने कहीं इन्वेस्टमेंट कर दिया और इनको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, तो ये तो इनका नॉर्मल यही काम है ना, इनका काम ही है इन्वेस्टमेंट करना, इनका काम ही है एसेट को रेंट पे देना। तो उस केस में इनको जो ये इनकम हो रही है, क्या इसको मैं फाइनेंशियल इनकम का नाम दूं कि रेवेन्यू का नाम दूं? तो समझो ये इनका रेवेन्यू बनेगा, क्योंकि इनका काम ही ये है, ये इनकी फाइनेंशियल इनकम नहीं है, ये इनका रेवेन्यू का पार्ट बनेगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस है जो हमको समझना जरूरी हो जाता है। और नॉर्मली हम कौन सा केस लेके चलते हैं? जैसा हमने CJ लिमिटेड के अंदर देखा, हम नॉर्मली जो नॉर्मल गुड्स और नॉर्मल सर्विसेज होते हैं उनके हिसाब से सारी चीजों को समझ रहे। नेक्स्ट, प्योरली कॉस्ट अकाउंटिंग मैटर्स अगर कुछ होंगे तो उसको हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे, जैसे कि नोशनल कॉस्ट, नोशनल लेट्स से इम्प्यूटेड कॉस्ट। मैं एक जगह पे यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, मैं यहाँ का रेंट नहीं पे कर रही हूँ, पर मैं एज्यूम कर लूंगी कि अगर मैं इसको रेंट पे देती तो इस पे इतना रेंट मिलता, वो मेरा इम्प्यूटेड कॉस्ट बनता, और ये नॉर्मली हम कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर कंसिडर कर लेते हैं कुछ केसेस में। लेकिन हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर कोई भी इम्प्यूटेड खर्चा, नोशनल खर्चा कंसिडर नहीं किया जाता, तो इसके कारण डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो ये हमारे पास 4 रीजंस हैं
और इसके अलावा क्या क्या डिफरेंसेस के कारण हो सकते हैं वो समझो। सबसे पहला स्टॉक वैल्यूएशन। स्टॉक वैल्यूएशन, लेट्स से फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मैं एनआरवी के हिसाब से वैल्यू कर रही हूँ, कॉस्ट अकाउंटिंग में मैं कॉस्ट के हिसाब से स्टॉक को वैल्यू कर रही हूँ, तो इसमें डिफरेंस आएगा ही। कॉस्ट लेट्स से 10,000 है, एनआरवी के हिसाब से 8,000 है, तो ये डिफरेंस तो आएगा ही। ये डिफरेंस किसके कारण आ रहा है? स्टॉक के वैल्यूएशन के कारण। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन चार्ज करने का तरीका अलग हो सकता है। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हम नॉर्मली यूनिट्स के ऊपर, कितने आवर्स हमारी मशीन्स काम किए उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हम एनुअली डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेते हैं। एबनॉर्मल लॉसेज और गेन्स, हमको कोई भी एबनॉर्मल लॉस, कोई भी एबनॉर्मल गेन होगा तो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर कंसिडर नहीं किया जाता, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में उसको कंसिडर करते हैं हम। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट ऑफ ओवरहेड। ओवरहेड को कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हम प्री डिटरमाइंड रेट्स निकाल के, कुछ स्पेसिफिक रेट्स पहले से डिसाइड करके उसके हिसाब से चार्ज करते हैं, लेकिन हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर जितना ओवरहेड का खर्चा हुआ वो वैसे ही चार्ज किया जाता है, तो ओवरहेड्स में भी डिफरेंसेस आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे हमारे रीजंस हैं जिसके कारण कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के प्रॉफिट्स में डिफरेंसेस आ जाते हैं। ये डिफरेंसेस को मैच कराने के लिए हम क्या करेंगे? हम रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है? हम रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्यों बना रहे हैं? सबसे पहले ये देखने के लिए कि भाई कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो प्रॉफिट्स आ रहे हैं वो प्रॉफिट सही है कि नहीं। अगर रिकंसिलिएशन करने से दोनों का प्रॉफिट मैच हो गया, मतलब सही आ रहा है, सही तरीके से हमने अकाउंटिंग की है। अगर मैच नहीं हो रहा है तो हमने अकाउंटिंग सही नहीं की है। नेक्स्ट, ये जानने के लिए कि भाई क्या रीजन है जिसके कारण फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रॉफिट में डिफरेंसेस आ रहे हैं, उस रीजंस को जानने के लिए हम क्या करते हैं? हम रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं, क्योंकि उसके अंदर हम लिखते हैं कि इस पर्टिकुलर रीजन के कारण इतना डिफरेंस आ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, कॉस्ट कंट्रोल एंड एसर्टेनमेंट करने के लिए, जब मेरा कॉस्ट अकाउंटिंग का डाटा कॉस्ट अकाउंटिंग के हिसाब से प्रॉफिट सही होगा तभी तो मैं उसको इस्तेमाल करके सही तरीके से कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट का एसर्टेनमेंट कर पाऊंगी ना। अगर मेरा कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट ही गलत है तो मेरा तो स्टार्टिंग ही गलत है, तो मेरा कॉस्ट कंट्रोल और एसर्टेनमेंट कैसे सही होगा? ठीक है। नेक्स्ट, ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द बिजनेस बैलेंस शीट। सेम चीज फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए फॉलो होती है कि भाई अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हिसाब से प्रॉफिट ही सही नहीं होगा, प्रॉफिट एज बैलेंस शीट का पार्ट बनता है, तो बैलेंस शीट भी हमारी सही नहीं आ पाएगी। ठीक है। नेक्स्ट, रिकंसिलिएशन से रिलेटेड क्वेश्चंस अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4 ऑफ योर बुक। मैंने इसमें थोड़ा सा चेंज किया है। कॉस्ट अकाउंटिंग का जो नेट लॉस दिया हुआ है ना, उसको आप कर देंगे 1,63,530, और ये मैंने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे 2 और एडजस्टमेंट्स मैंने ऐड की है। ठीक है। सो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेट लॉस हमको दिया हुआ है एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स, और कॉस्ट अकाउंटिंग के हिसाब से हमको नेट लॉस दिया हुआ है। डिफरेंसेस तो है, ये डिफरेंसेस के ये सारे रीजंस हो सकते हैं, ये हमको दिया हुआ है। अब हमको फाइंड आउट करना है कि कौन से रीजन के कारण प्रॉफिट बढ़ रहा है, कौन से रीजन के कारण लॉसेस बढ़ रहे हैं। ठीक है ना। अब हम स्टार्ट कैसे करें इस क्वेश्चन को? तो पहले ना हमको एक पर्टिकुलर प्रॉफिट या एक पर्टिकुलर लॉस से हमको स्टार्ट करना पड़ता है। तो हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग दोनों का लॉस दिया हुआ है। एज हम कॉस्ट अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो हम प्रिफर करेंगे कि हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के प्रॉफिट से स्टार्ट करें और उसकी मदद से कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रॉफिट तक पहुंचे। ठीक है। तो मैं यहां पे लिख रही हूं प्रॉफिट और लॉस। लॉस होगा तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स। ये मेरे को दिया हुआ है 2,08,000। ठीक है। नेक्स्ट, अब हम एडजस्टमेंट्स को एक एक करके देखते जाएंगे। सबसे पहला एडजस्टमेंट आ रहा है फैक्ट्री ओवरहेड अंडर रिकवर्ड। 3,000 का फैक्ट्री ओवरहेड अंडर रिकवर्ड है। इसका मतलब क्या समझो। कॉस्ट अकाउंटिंग में हमको पता है हम प्री डिटरमाइंड रेट्स फॉलो करते हैं। लेट्स से अगर एक्चुअल में मेरा फैक्ट्री ओवरहेड 10,000 था, तो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर ना प्री डिटरमाइंड रेट्स फॉलो करने के कारण मैंने सिर्फ और सिर्फ 7,000 का एक्सपेंस शो किया। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो कोई प्री डिटरमाइंड रेट नहीं होता, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो क्या करेंगे हम, ये एक्चुअल वाला ही ओवरहेड शो किया जाएगा। अब एक बात बताओ, इस अंडर रिकवर्ड फैक्ट्री ओवरहेड के कारण मेरा प्रॉफिट जो है उसमें क्या ट्रीटमेंट होगा, उसमें क्या अफेक्ट पड़ेगा? प्रॉफिट बढ़ेगा या प्रॉफिट घटेगा? तो देखो कॉस्ट अकाउंटिंग में एक्सपेंस कम रिकॉर्ड किया गया एज कंपेयर टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है। लेट्स से ये मेरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट है, ये मेरा कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट है। इस एंट्री की वजह से, इस
ट्रीटमेंट की वजह से हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट बढ़ गया है, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो नीचे ही खड़ा है। अब एक बात समझो, मैं किससे स्टार्ट कर रही हूँ? मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के प्रॉफिट से स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं जो भी ट्रीटमेंट करूंगी ना, जो भी एडजस्टमेंट करूंगी इन दोनों को इक्वल करने के लिए, वो मैं सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग के प्रॉफिट पे कर सकती हूँ। ठीक है, मेरे पास दिया हुआ है अंडर रिकवर्ड ओवरहेड, जिसके कारण कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट बढ़ गया है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट कम दिख रहा है। तो मेरे को क्या करना है? मेरे को सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग के प्रॉफिट को हिलाना है। तो मैं क्या करूंगी? इसके प्रॉफिट को बढ़ा दूंगी। ठीक है, लॉसेस दिया हो, प्रॉफिट दिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप प्रॉफिट समझ के ही इसको सॉल्व करोगे पूरा क्वेश्चन। ठीक है, तो प्रॉफिट को मैं बढ़ा दूंगी। प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा? बढ़ाने के लिए मेरे को ऐड करना पड़ेगा। तो जितना भी अंडर रिकवर्ड ओवरहेड है, अंडर रिकवर्ड फैक्ट्री ओवरहेड, वो मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ऐड कर दूंगी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के प्रॉफिट में ऐड कर दूंगी। एज लॉसेस हैं तो माइनस में शो हो रहा है, माइनस में मैं ऐड कर रही हूं, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ऑफकोर्स ही बात है, लॉसेस कम हो रहे हैं और प्रॉफिट बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये ट्रीटमेंट हमारा हो गया। नेक्स्ट, एडमिन ओवरहेड ओवर रिकवर्ड। अब ओवर रिकवर्ड वाली सिचुएशन आ गई है। मतलब अगर मेरा एक्चुअल खर्चा 8,000 का है, लेकिन मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग में प्री डिटरमाइंड रेट लगा के 10,000 रुपए का खर्चा चार्ज कर लिया है, तो इस केस में क्या होगा? 2,000 का डिफरेंस आ रहा है, ये वाला फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जाएगा। इस केस में क्या होगा बताओ? ये सिचुएशन के हिसाब से कॉस्ट अकाउंटिंग वापस से शुरुआत करना है। हर समय जब भी देखो ना आप ऐसे ही देखना, आप दोनों हाथ को, एक को फाइनेंशियल बना दो, एक को कॉस्ट अकाउंटिंग बना दो और चीजों को इवैल्यूएट करके देखो। अभी इस सिचुएशन में एडमिन ओवरहेड ओवर रिकवर्ड हो गया है, मतलब मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग में ज्यादा एक्सपेंसेस शो किए, तो कॉस्ट अकाउंटिंग में ज्यादा एक्सपेंसेस होने के कारण प्रॉफिट क्या हो गया होगा? कम हो गया होगा। अब मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ क्या ट्रीटमेंट करूंगी? मैं कॉस्ट अकाउंटिंग को बिल्कुल नहीं हिला सकती, तो मैं क्या करूंगी? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट भी कम करूंगी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट कम करने के लिए हम यहाँ पे माइनस करेंगे ओवर रिकवर्ड एडमिन ओवरहेड 2,000। तो कोई भी क्वेश्चन अगर आप देखो ना, कोई भी ट्रीटमेंट अगर आप देखो, तो आप स्टार्ट ऐसे ही करना कि दोनों अभी बैलेंस्ड है। इस ट्रीटमेंट की वजह से, एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट की वजह से वो या तो ऊपर या नीचे हो गए, और सिर्फ हम एक दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग को हिला सकते हैं ताकि हम कॉस्ट अकाउंटिंग से बैलेंस करवा पाए वापस। ठीक है, सेम चीज हम वापस करेंगे। डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया फाइनेंशियल बुक्स के हिसाब से 60,000 और कॉस्ट बुक के हिसाब से 65,000। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन किसमें ज्यादा चार्ज किया गया? 5,000 रुपए ज्यादा चार्ज हुआ है इन आर कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में अगर डेप्रिसिएशन चार्ज ज्यादा हुआ है तो इस एंट्री की वजह से क्या हुआ होगा? मेरा कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट कम दिख रहा होगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा होगा। अब मैं क्या करूंगी? अब मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग को सिर्फ हिला सकती हूँ, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट को नीचे ले आऊंगी, जिसके लिए हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं माइनस कर रही हूँ, ये प्लस नहीं ये माइनस है। हमारा डेप्रिसिएशन ओवरचार्ज्ड इन कॉस्ट कितना है? 5,000 है, माइनस है तो इसको हम ब्रैकेट में ही लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट 10,000। देखो, इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट मिल रहा है मेरे को, मैंने कहीं इन्वेस्ट किया पैसा अपना, उससे मेरे को इंटरेस्ट मिल रहा है। ये इंटरेस्ट मेरी क्या है? इनकम है, लेकिन फाइनेंशियल नेचर की इनकम है, जिसके कारण ये फाइनेंशियल अकाउंट्स में ऐड हुई होगी। फाइनेंशियल अकाउंट का प्रॉफिट इसके कारण बढ़ गया होगा, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट का कोई कुछ भी नहीं होगा, वो वहीं खड़ा होगा, है ना। तो हमारे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट के कारण फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट बढ़ चुका है, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट वहीं खड़ा है। अब मैं क्या करूं? अब मेरे को दो को बैलेंस कराना है। बैलेंस कराने के लिए हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के प्रॉफिट को वापस नीचे ले आएंगे। ठीक है, सो मैं यहाँ पे जो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है उसको यहाँ पे माइनस कर दूंगी। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट, अमाउंट है हमारे पास 10,000। नेक्स्ट हमको दिया हुआ इनकम टैक्स प्रोवाइडेड 60,000। 60,000 का इनकम टैक्स किसके अंदर प्रोवाइड किया जाता है? फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर। तो मतलब फाइनेंशियल अकाउंट के अंदर मैं 60,000 एक्स्ट्रा एक्सपेंस चार्ज कर रही हूँ, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट बढ़ेगा कि घटेगा? घट गया होगा, है ना।
प्रॉफिट कम हो गया है, अब मेरे को इसको कॉस्ट अकाउंटिंग से मैच कराना है, तो मेरे को इसको प्रॉफिट को वापस बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि मैं कॉस्ट अकाउंटिंग को नहीं हिला सकती। ठीक है, तो ऐड करेंगे हम यहाँ पे इनकम टैक्स। कितना अमाउंट है? 60,000, क्योंकि हमारा प्रॉफिट फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हिसाब से कम हो गया था, हमको कॉस्ट अकाउंटिंग से मैच कराने के लिए इसको ऊपर लेके आना पड़ा, मतलब ऐड करेंगे। नेक्स्ट, ट्रांसफर फीस इन फाइनेंशियल बुक्स। हमने अभी देखा पिछले पेज में कि भाई जो ट्रांसफर फीस होती है वो इनकम होती है ऑर्गेनाइजेशन की, और जो ट्रांसफर एक्सपेंसेस होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक्सपेंस माने जाते हैं। तो ट्रांसफर फी मतलब मेरी इनकम हुई है, फाइनेंशियल इनकम हुई है, ये फाइनेंशियल इनकम मैं सिर्फ फाइनेंशियल बुक में ही रिकॉर्ड करूंगी। इस फाइनेंशियल इनकम की वजह से मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा कि घटेगा? फाइनेंशियल बुक्स का प्रॉफिट बढ़ गया होगा, है ना। अब इसको मेरे को कॉस्ट अकाउंटिंग के इक्वल करना है, तो मैं वापस नीचे लेके आऊंगी और इसको बैलेंस करूंगी। आप भी जब क्वेश्चन सॉल्व करो ना, ऐसे ही सॉल्व करना, एक को फाइनेंशियल अकाउंटिंग बना लेना, एक को कॉस्ट अकाउंटिंग बना लेना। ऐसे ही प्रैक्टिस करते जाओगे ना तो एग्जाम में अपने आप दिमाग चलेगा, ये करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सो हमारे पास ट्रांसफर फी आ रहा है जिसको मैं यहाँ पे क्या करूंगी? माइनस करूंगी। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट ज्यादा हो गया था, इसके कारण हमको कॉस्ट अकाउंटिंग से मैच कराना है, तो हम नीचे ले आएंगे। ट्रांसफर फी रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल बुक्स ओनली। अमाउंट कितना है हमारे पास? 1000। नेक्स्ट, स्टॉक एडजस्टमेंट क्रेडिट इन फाइनेंशियल बुक्स। मैंने फाइनेंशियल बुक में स्टॉक का एडजस्टमेंट किया। स्टॉक का एडजस्टमेंट करने की वजह से मेरा अब 1000 का क्रेडिट आ गया फाइनेंशियल बुक में। क्रेडिट मतलब इसके कारण मेरा प्रॉफिट बढ़ गया होगा, मेरी इनकम ज्यादा हो गई। ठीक है, तो क्रेडिट हुआ मतलब मेरी इनकम ज्यादा हो गई, तो फाइनेंशियल अकाउंट्स का प्रॉफिट बढ़ गया। फाइनेंशियल अकाउंट्स का प्रॉफिट बढ़ गया, कॉस्ट अकाउंटिंग का नीचे खड़ा हुआ है, मेरे को इसको इससे मैच कराना है, तो मैं कॉस्ट अकाउंटिंग को ऊपर ले जाऊं क्या? हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग को नीचे ले आएंगे। तो हम यहाँ पे स्टोर एडजस्टमेंट्स को माइनस करेंगे। अमाउंट है 1000। एक चीज ध्यान रखना, मैंने भले फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लॉस से स्टार्ट किया, पर मैं एज्यूम करके क्या चल रही हूँ कि प्रॉफिट है, प्रॉफिट के हिसाब से सारी एडजस्टमेंट कर रही हूँ, ताकि हमको लॉस के लिए अलग, प्रॉफिट के लिए अलग ये ध्यान ना रखना पड़े। हम एक ही तरीके से चलेंगे, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आपको सेम ट्रीटमेंट करना होता है, बस तरीका आपका सोचने का वैसा होना चाहिए। ठीक है, तो हमने प्रॉफिट सोच के ही सारा ट्रीटमेंट किया, आंसर एट लास्ट सही आएगा आपका, ये आपको ध्यान रखना है बस। ठीक है, चलो, हमने सिर्फ कंसेप्ट से ये सारी चीजों को समझने की कोशिश की है। डायरेक्टर्स फी चार्ज इन फाइनेंशियल अकाउंट्स ओनली। 650 का मैं डायरेक्टर्स फी चार्ज कर रही हूँ, कहाँ? फाइनेंशियल बुक्स में। फाइनेंशियल बुक्स में डायरेक्टर फी चार्ज की गई, मतलब एक एक्सपेंस रिकॉर्ड किया गया सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल बुक में, तो फाइनेंशियल बुक का प्रॉफिट क्या हुआ होगा? कम हो गया होगा। ये दोनों को बैलेंस करने के लिए हम इसका प्रॉफिट को बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे? ऐड करके। डायरेक्टर्स फी यहाँ पे ऐड कर दी जाएगी। डायरेक्टर्स फी चार्ज इन फाइनेंशियल बुक्स ओनली। अमाउंट है हमारे पास 650। नेक्स्ट, ओवरहेड्स इन द कॉस्ट अकाउंट वेर एस्टिमेटेड एट 8500। कॉस्ट अकाउंट्स में मैं 8500 का ओवरहेड शो कर रही हूँ, एक्सपेंस शो कर रही हूँ, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मैं उसको शो कर रही हूँ 8320 का। ठीक है, 8500 कॉस्ट अकाउंटिंग में एक्सपेंस शो कर रहे हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में 8320 का शो कर रहे हैं। बताओ अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे किसका प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है, किसका प्रॉफिट कम दिख रहा है? एज एक्सपेंसेस हमने कॉस्ट अकाउंटिंग में ज्यादा चार्ज किया, मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट कम दिख रहा होगा। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट दिख रहा है कम, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट दिख रहा है ज्यादा। मैं क्या करूंगी? फाइनेंशियल अकाउंटिंग को नीचे ले आऊंगी, तो ये दोनों मैच हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे माइनस करेंगे जो इनके बीच का डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है? 8500 माइनस 8320, दैट इज इक्वल टू 180 का डिफरेंस है। ये 180 हम यहाँ से माइनस कर देंगे। ओवरहेड्स ओवर चार्ज इन कॉस्ट अकाउंटिंग 180। ठीक है, अब हमने सारी की सारी एडजस्टमेंट्स कर दी। हमको देखना है कि हम इन एडजस्टमेंट्स के बाद एट लास्ट कॉस्ट अकाउंटिंग में प्रॉफिट से मैच कर पाए कि नहीं। ठीक है, तो सारी एडजस्टमेंट्स को हम देख लेते हैं। अभी 3000 प्लस 60000 प्लस 650 दैट इज इक्वल टू 63650 हमने ऐड किया।
2000 प्लस 5000 प्लस 10,000 प्लस 2000 प्लस 180 दैट इज इक्वल टू 19,180 को मैंने माइनस किया। ठीक है, तो अब मेरे को पहुंचना है प्रॉफिट और लॉस एज पर कॉस्ट अकाउंट्स। तो हम इसको प्लस और माइनस करके देखेंगे कि हम एट लास्ट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स पहुंच पाए कि नहीं। 2,08,000 मेरे पास लॉस था और 19,180 भी मेरे को उससे माइनस करना है। तो ये माइनस में है, ये माइनस में है, तो एट लास्ट दोनों प्लस हो जाएंगे, है ना। तो मैं 2,08,000 को प्लस कर रही हूँ 19,180 से और 63,650 माइनस कर रही हूँ। तो हम एट लास्ट पहुँच गए 1,63,650 लॉस, दैट इज आर लॉस एज पर कॉस्ट अकाउंट। देख लो 1,63,530, सॉरी ये 530 है ना, 530, 1,63,530 हम एट लास्ट पहुंच गए। ठीक है, सो आई होप आपको क्लैरिटी आई हो इस क्वेश्चन पे। बहुत अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। सारी चीजें समझ लोगे ना तो कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में आपको बहुत अच्छे से चीजें दिमाग में बैठ जाएंगी। ठीक है, चलो इलस्ट्रेशन नंबर 10 हम देख रहे हैं। द फॉलोइंग फिगर्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंट से हमने ये सारी फिगर्स लिए हैं फ्रॉम फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ इट्स ऑपरेशन। एक फर्म का फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन का सारा इंफॉर्मेशन हमको दिया हुआ है। मटेरियल दिया हुआ है, वेजेस दिया हुआ है, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, बेड डेट्स, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, लीगल चार्जेस, डिविडेंड, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट रिसीव्ड, सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक हमको दिया हुआ है। एक बात बताओ, ये जो बैड डेट्स है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं, लीगल चार्जेस, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट रिसीव्ड, ये सारे के सारे ऐसे खर्चे और इनकम है जो कि हम सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ट्रीट करते हैं। बेड डेट हमारे नहीं जाता कॉस्ट अकाउंटिंग में। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस मतलब ऑर्गेनाइजेशन के स्टार्ट होने से पहले एक्सपेंस जो किया था उसको आप राइट ऑफ कर रहे हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग को कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। लीगल चार्जेस कोई मतलब नहीं है कॉस्ट अकाउंटिंग को। डिविडेंड रिसीव किया नहीं फर्क पड़ता। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट हमको रिसीव हुआ नहीं फर्क पड़ता क्योंकि ये हमारे प्रोडक्ट और सर्विस से रिलेटेड नहीं है। तो ये सारे सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ट्रीट किए जाते हैं। नेक्स्ट हमको सेल्स दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। देखो हमने 1,20,000 यूनिट्स बेचे हैं और 4,000 यूनिट्स फिनिश गुड्स वाले हमारे क्लोजिंग स्टॉक में रखे हुए हैं और साथ साथ वर्क इन प्रोग्रेस भी हमारे पास रखा हुआ है। इसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग का डिटेल दिया हुआ है। कॉस्ट अकाउंट्स फॉर द सेम पीरियड रिवील दैट डायरेक्ट मटेरियल कंजम्पशन वॉज 56 लाख। हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में 50 लाख का रिकॉर्ड किया, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग बोल रहा है कि 56 लाख का होना चाहिए। ठीक है, तो जो कॉस्ट अकाउंटिंग के अकाउंट्स होंगे उसमें 56 लाख शो हो रहा होगा। फैक्ट्री ओवरहेड रिकवर्ड एट 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट। फैक्ट्री ओवरहेड जो होगा हम 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट चार्ज करेंगे इन कॉस्ट अकाउंटिंग। एडमिन ओवरहेड हम 6 पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन चार्ज करेंगे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 8 पर यूनिट सोल्ड पे चार्ज करेंगे। आपको कॉस्टिंग एंड फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स बनाना है एंड रिकंसाइल करना है द डिफरेंस इन द प्रॉफिट्स ऑफ द टू सेट्स ऑफ अकाउंट। मतलब यहाँ पे आप कॉस्ट शीट भी बनाओगे, आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाओगे और फिर उसके बाद आप रिकंसिलेशन करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं विद कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट में हमको क्या दिया हुआ है, हमको बोला कि भाई जो हमारा डायरेक्ट मटेरियल है वो 56 लाख होगा। हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर कॉस्ट शीट बनाना पूरा अच्छे से सीख लिया है, बस उसी को हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, 56 लाख का मेरे पास डायरेक्ट मटेरियल है। वेजेस के लिए मेरे को अलग से इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, मतलब वेजेस सेम होगा जैसा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में चार्ज किया गया। कितना अमाउंट है 30,000। सो डायरेक्ट वेजेस 30 लाख। तो बस इसके अलावा मेरे को डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया हुआ नहीं है, तो ये मेरा प्राइम कॉस्ट बन जाएगा। प्राइम कॉस्ट मेरे पास है 86 लाख। नेक्स्ट इसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड्स आता है। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स बोला जा रहा है 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट चार्ज करेंगे हम। फैक्ट्री ओवरहेड्स 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट कितना है हमारे पास 86 लाख। 86 लाख का 20% मैं यहाँ चार्ज करूंगी, दैट इज इक्वल टू 17,20,000। तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, हम पहुंच जाएंगे फैक्ट्री कॉस्ट पे। फैक्ट्री कॉस्ट इज इक्वल टू 17,20,000 प्लस 86 लाख, दैट इज इक्वल टू 1,03,20,000।
नेक्स्ट, फैक्ट्री कॉस्ट के बाद हम इसमें क्या ऐड करेंगे? एडमिन ओवरहेड्स। पर एक चीज तो हमने छोड़ी थी, हमने ये वर्क इन प्रोग्रेस का ट्रीटमेंट नहीं किया। याद करो, जब हमने कॉस्ट शीट देखी थी हमने ये समझ लिया था कि भाई जब भी वर्क इन प्रोग्रेस आएगा तो वो फैक्ट्री कॉस्ट में एडजस्ट किया जाता है। ठीक है, तो जो भी वर्क इन प्रोग्रेस हमको फैक्ट्री कॉस्ट निकालते समय उसको एडजस्ट करना है। और साथ साथ जब हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते हैं तो उसके बाद हमको फिनिश्ड गुड्स के स्टॉक का एडजस्टमेंट करना है। एज वर्क इन प्रोग्रेस दिया हुआ है तो वर्क इन प्रोग्रेस फैक्ट्री कॉस्ट में एडजस्ट हो जाएगा, फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब निकलेगा उसके बाद फिनिश्ड गुड्स के स्टॉक को हम एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये वर्क इन प्रोग्रेस मेरे को दिया हुआ है 2,40,000। इसके ऊपर अलग से इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है कॉस्ट अकाउंटिंग में, तो हम 2,40,000 ही कंसिडर करेंगे। और ये क्या है? क्लोजिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक को हम ऐड करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करते हैं। तो ये फैक्ट्री कॉस्ट निकालने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा? हमको माइनस करना पड़ेगा। ये ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। ठीक है, सो ये मैंने ऐड किया प्राइम कॉस्ट में, और मैं जो क्लोजिंग स्टॉक है ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस वो यहाँ से माइनस करूँगी। कितना अमाउंट है? 2,40,000। तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस 2,40,000 दैट इज इक्वल टू, ये मेरे पास आ रहा है 1,80,000। ठीक है, नेक्स्ट, ये मेरा क्या बन गया? ये मेरा बन गया फैक्ट्री कॉस्ट। अब आगे हमको क्या दिया हुआ है? फैक्ट्री कॉस्ट के बाद हम क्या करते हैं? हम एडमिन ओवरहेड को ऐड करते हैं ताकि हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक पहुंच सकें। तो अब हम एडमिन ओवरहेड ऐड करेंगे। एडमिन ओवरहेड के लिए क्या बोला हुआ है? 6 पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन आप चार्ज करोगे। तो जितने यूनिट्स आपने बनाए उसको 6 पर यूनिट चार्ज करोगे। तो देखो हमने कितने यूनिट्स बनाए। मैं 1,20,000 यूनिट्स बेच रही हूँ, 4,000 यूनिट क्लोजिंग स्टॉक में रख रही हूँ, कोई भी ओपनिंग स्टॉक नहीं है, मतलब मैं 1,24,000 यूनिट्स बना रही हूँ। इसके ऊपर हम एडमिन ओवरहेड चार्ज करेंगे 6 पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, सो 1,24,000 मल्टीप्लाइड बाय 6 पर यूनिट। अब एक बात आ सकती है कि भाई वर्क इन प्रोग्रेस जो है उसके अंदर भी तो कुछ यूनिट्स बन के होंगी ना। ये जो यूनिट्स है वो तो हमने पहले ही हटा दी। एडमिन ओवरहेड चार्ज करने से पहले ही वर्क इन प्रोग्रेस वाली यूनिट्स को मैंने हटा दिया। तो एट लास्ट जो मेरे पास बच रहे हैं वो सिर्फ फिनिश्ड यूनिट्स ही बच रहे हैं, फिनिश्ड गुड्स ही बच रहे हैं। ठीक है, सो 1,24,000 इंटू 6 दैट इज इक्वल टू 7,44,000। 7,44,000 हमारा बन गया एडमिन ओवरहेड। एडमिन ओवरहेड चार्ज करने के बाद हम पहुंचते हैं कहाँ? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेरे पास आ रहा है 1,00,80,000 दैट इज इक्वल टू 1,01,24,000। ठीक है, तो हम पहुंच गए हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे। अब इसमें क्या एडजस्ट करेंगे? हम फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक एडजस्ट करेंगे। 4,000 यूनिट्स है मेरे पास, 3,20,000 अमाउंट है। पर बताओ फिनिश्ड गुड्स पे मैं ये 3,20,000 को चार्ज करूंगी कि हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे? हम यहाँ पे फिनिश्ड गुड्स की हमको यूनिट्स पता है ना। देखो वर्क इन प्रोग्रेस की मेरे को यूनिट्स नहीं दी हुई थी तो मैं इसको कैलकुलेट नहीं कर सकती थी अपने हिसाब से। मेरे को फिनिश्ड गुड्स की यूनिट्स दी हुई हैं तो मैं उसको कैलकुलेट कर सकती हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो हम बोलेंगे जो क्लोजिंग स्टॉक है ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ये माइनस होगा यहाँ से। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स मेरे को दिया हुआ है 4,000 यूनिट, पर ये किसके हिसाब से, किस बेसिस में मैं इसको चार्ज करूं? तो इसके लिए हम देखेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 1,08,24,000। इस 1,08,24,000 रुपीज को मैंने खर्च किया है कितने यूनिट्स बनाने के लिए? 1,24,000 यूनिट्स बनाने के लिए। तो मैं 1,08,24,000 को 1,24,000 से डिवाइड करूंगी ताकि मेरे पास पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाए। ये जो पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया ना, इसको अब आप चार्ज करोगे 4,000 यूनिट पे, और ये जो अमाउंट आएगा आपके पास दैट इज आर 349,161 यहाँ पे अमाउंट आ रहा है। ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स बनेगा। ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को मैं यहाँ से माइनस करूंगी। किस रेट पे मैंने चार्ज किया? तो 1,08,24,000 डिवाइडेड बाय 1,24,000 दैट इज इक्वल टू 87.29 पर यूनिट के रेट के हिसाब से मैंने इसको चार्ज किया।
ठीक है। ध्यान रखना वर्क इन प्रोग्रेस अगर होता हमारे पास यूनिट्स कितने हैं तो हम इसको भी कैलकुलेट करके ही निकालते, पर नहीं था इसलिए हमने अमाउंट लिख दिया। कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स हम निकाल सकते हैं क्योंकि इसका हमारे पास कॉस्ट दिया हुआ है, हमारे पास यूनिट्स भी दिए हुए हैं कि कितना क्लोजिंग स्टॉक में जा रहा है, तो मैंने पर यूनिट बेसिस में इसको निकाल लिया। कैसे निकाला उसको भी यहीं पे प्रेजेंट कर देते हैं हम। हमने किया 1,08,24,000 डिवाइडेड बाय 1,24,000 यूनिट्स, ठीक है। तो इससे मेरे पास ये पर यूनिट वाला अमाउंट आ गया, और आज 4,000 यूनिट के लिए निकालना था तो मैंने 4,000 यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। ये मेरा क्या बनेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हम ये माइनस कर देंगे 1,08,24,000 माइनस 349,161, दैट इज इक्वल टू, ये मेरे पास आ रहा है 10474839, ठीक। इसके बाद हमको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का ट्रीटमेंट करना है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के लिए क्या बोल रहा है, देखो आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड रिकवर करोगे एट 8 पर यूनिट सोल्ड। ये पर यूनिट सोल्ड पे क्यों चार्ज हो रहा है? पहली बात तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा हमने जितनी यूनिट्स बेची उसी के ऊपर लगता है, और ये चीज आपको यहाँ से भी दिख रही होगी। हमने जो यूनिट्स को नहीं बेचा वो क्लोजिंग स्टॉक हमने पहले से ही हटा दिया, तो अब मेरे पास कितने यूनिट्स बचे, सिर्फ 1,20,000 यूनिट्स बचे। इसी के ऊपर मैं चार्ज करूंगी अपना सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जो कि है 8 पर यूनिट, ठीक है। सो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 8 पर यूनिट हम चार्ज करेंगे। 1,20,000 यूनिट्स हमारे पास है, तो इससे ये आ जा रहा है 9,60,000। तो अब मेरे पास क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स टोटल अमाउंट है मेरे पास 114,34839, ठीक है, 114,34839, ये मेरा अमाउंट बन गया ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसके बाद मेरे को सेल्स दिया हुआ है, मैंने 1,20,000 यूनिट्स बेची 1,20,00,000 में। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी सेम रहेगा, कॉस्ट अकाउंटिंग में भी सेम रहेगा, क्योंकि ये बाहर वालों को बेचने से हमारे पास पैसे आए हैं तो वो तो सेम ही रहने वाले हैं, 1,20,00,000, ठीक है। सो सेल्स मैंने की 1,20,00,000 पे। तो एट लास्ट मेरे पास प्रॉफिट कितना आ रहा है, जब मैं सेल्स को कॉस्ट ऑफ सेल्स से माइनस करूंगी तो मेरे पास प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने किया और मेरे पास प्रॉफिट आ रहा है 565161 इज माय प्रॉफिट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बहुत ध्यान रखना, जब भी हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक्स आते हैं तो हमको बहुत ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो हमने कर लिया एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग। अब हम बनाएंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो ये मैंने बना लिया इसका फॉर्मेट। अब हम स्टार्ट करेंगे, इसमें कुछ नहीं करना क्योंकि इसकी सारी इन्फॉर्मेशन हमको दी हुई है, हमको डायरेक्ट वहां पे रिकॉर्ड करना है। डायरेक्ट मटेरियल मेरे को दिया हुआ है 50 लाख, डायरेक्ट वेजेस दिए हुए हैं 30 लाख, फैक्ट्री ओवरहेड दिया हुआ है 16 लाख। डायरेक्ट मटेरियल टू डायरेक्ट मटेरियल लिखेंगे अपन, ठीक है, 50 लाख टू डायरेक्ट वेजेस 30 लाख टू फैक्ट्री ओवरहेड 16 लाख। नेक्स्ट, इसके बाद है हमारे पास एडमिन ओवरहेड 7 लाख, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 9,60,000, बेड डेट्स 80,000, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ 40,000, लीगल चार्जेस 10,000। ये सारे मेरे एक्सपेंसेस हैं, ये सारे के सारे एक्सपेंसेस टू साइड में मतलब डेबिट साइड में रिकॉर्ड होंगे, ठीक है। तो टू एडमिन ओवरहेड 7 लाख, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 9,60,000, बेड डेट्स 80,000, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 40,000, लीगल चार्जेस 10,000, ठीक है। तो मैंने सारे खर्चे रिकॉर्ड कर दिए। इसके बाद इनकम में मेरे पास क्या है, डिविडेंड रिसीव हुआ 1 लाख, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट रिसीव हुआ 20,000 और सेल्स मैंने की 1,20,00,000 की। बाय डिविडेंड रिसीव्ड 1 लाख, बाय इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट रिसीव्ड 20,000, बाय सेल्स
सेल्स हमने कितने यूनिट्स की 1,20,000 यूनिट्स, तो ये मेरे पास आ गया 1,20,00,000। ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद मेरे को दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक। फिनिश गुड्स का है 3,20,000 और वर्क इन प्रोग्रेस है 2,40,000। तो बाय क्लोजिंग स्टॉक हम यहाँ लिख लेंगे, अलग से मेंशन करेंगे कि कितना फिनिश गुड्स का है, कितना हमारे वर्क इन प्रोग्रेस का है। फिनिश गुड्स 4,000 यूनिट्स, अमाउंट है 3,20,000 और हमारे वर्क इन प्रोग्रेस का अमाउंट है 2,40,000। तो हमने सारी की सारी चीज़ों को रिकॉर्ड कर ली। अब मैं क्या करूँगी, इनको टोटल करूँगी। टोटल करते हैं चलो, 1,20,000 प्लस 1,20,00,000 प्लस 3,20,000 प्लस 2,40,000, दैट इज इक्वल टू, ये मेरे पास आ रहा है 1,26,80,000। ठीक है। इसको मैं माइनस करूँगी हमारे खर्चों से, 50 लाख माइनस 30 लाख माइनस 16 लाख माइनस 7 लाख माइनस 9,60,000 माइनस 80,000 माइनस 40,000 माइनस 10,000। तो एट लास्ट मेरे पास प्रॉफिट आ रहा है ऑफ 12,90,000। ठीक है। तो ये हो गया मेरा प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट 12,19,000। मेरा प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट कितना आ रहा था, 565161। प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स आ रहा है 12,90,000। मतलब डिफरेंस तो है। अब इस डिफरेंस के रीजंस को निकालना है हमको। ठीक है। तो अब हम बनाएंगे रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। हम स्टार्ट करेंगे किससे, प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स। $12,90,000। अब एक एक करके खर्चों को देखते जाएंगे यहां से। ठीक है। देखो, सबसे पहला खर्चा है डायरेक्ट मटेरियल। यहां मैंने 56 लाख का लिखा है, यहां मैंने 50 लाख का लिखा है। तो खर्चा मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग में ज्यादा शो किया। कितना ज्यादा शो किया, 6 लाख ज्यादा शो किया। मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट होगा कम, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट दिख रहा होगा ज्यादा। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे माइनस कर दूंगी। ठीक है। तो हम यहाँ पे माइनस करेंगे, माइनस वाली चीजें सारी नीचे लिख लेते हैं। मटेरियल कॉस्ट ओवरचार्ज इन कॉस्ट अकाउंट्स। ठीक है। 6 लाख ओवरचार्ज किया हमने। नेक्स्ट, इसके बाद मेरे पास आ रहा है डायरेक्ट वेजेस। मैंने यहाँ 30 लाख का रिकॉर्ड किया, यहाँ भी 30 लाख का रिकॉर्ड किया। नेक्स्ट, फैक्ट्री ओवरहेड है 17,20,000 एज पर कॉस्ट अकाउंट्स और हमारे इसके हिसाब से फाइनेंशियल अकाउंट्स के हिसाब से 16 लाख का है। मतलब मैंने खर्चा फिर से ज्यादा रिकॉर्ड किया, किसमें, कॉस्ट अकाउंटिंग में। 17,20,000 वहां रिकॉर्ड किया, 16 लाख यहाँ रिकॉर्ड किया। तो 1,20,000 अभी फिर से ज्यादा रिकॉर्ड किया कॉस्ट अकाउंटिंग में। तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा। हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग को क्या करेंगे, कम कर देंगे ताकि ये बैलेंस हो जाए। तो 1,20,000 यहाँ से माइनस होगा, किससे रिलेटेड, फैक्ट्री ओवरहेड ओवरचार्ज इन कॉस्ट अकाउंट 1,20,000। ठीक है। आपको ये पूरा लिखना है। ठीक है। एग्जाम में आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट, इसके बाद मेरे पास खर्चा आ रहा है एडमिन ओवरहेड का। हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में 7 लाख का एडमिन ओवरहेड चार्ज किया और कॉस्ट अकाउंटिंग में हमने 7,44,000 का एडमिन ओवरहेड चार्ज किया, फिर से ज्यादा चार्ज किया। तो 7 लाख का है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हिसाब से, कॉस्ट अकाउंटिंग के हिसाब से 7,44,000, मतलब 44,000 का एक्सपेंस मैंने ज्यादा चार्ज किया कॉस्ट अकाउंटिंग में। कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट हो गया कम, फाइनेंशियल अकाउंटिंग को भी हम नीचे लेके आ जाएंगे। सो एडमिन ओवरहेड ओवरचार्ज इन कॉस्ट अकाउंट्स, कितना ओवरचार्ज है, 44,000। नेक्स्ट, इसके बाद हमारे पास आ रहा है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 9,60,000 है यहाँ पे, और यहाँ पे भी हमारे पास 9,60,000। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में कोई टेंशन नहीं है। नेक्स्ट आता है बेड डेट्स, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस और लीगल चार्जेस। ये ऐसे खर्चे हैं जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आते ही नहीं हैं। इनके कारण फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर ये रिकॉर्ड ही नहीं हो रहे, तो उसका प्रॉफिट को कुछ नहीं हुआ होगा। तो इस केस में मैं क्या करूंगी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ये सारी चीजों को ऐड कर देंगे। ठीक है। सो बैड डेट्स recorded only in financial accounts. Next, preliminary charges recorded only in financial accounts, and legal charges
रिकॉर्डेड ओनली इन फाइनेंशियल अकाउंट। ठीक है, तो ये है मेरे पास 80,000, 40,000 एंड 10,000। ठीक, नेक्स्ट मेरे पास आ रहा है डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिपॉजिट। ये दोनों ऐसे हैं जो कि हम कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर कंसिडर ही नहीं करते, ये हमारे सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर कंसिडर किए जाते हैं। ये इनकम मेरे को रिसीव हुई है तो इससे क्या हुआ होगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट बढ़ गया होगा, कॉस्ट अकाउंटिंग का कम दिख रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग को ऊपर लेके चले जाएंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग को ऊपर लेके जाएंगे? बिल्कुल नहीं, हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग को नीचे ले आएंगे। 1,20,000 अमाउंट है, अलग अलग ही शो करना है हमको। डिविडेंड received 1 lakh, interest on deposit received 20,000। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आ रहा है सेल्स। तो सेल्स तो दोनों ही जगह सेम है। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास फिनिश गुड्स का है 4,000 यूनिट, 3,20,000 एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स। और अगर हम कॉस्ट अकाउंट के हिसाब से देखें तो ये अमाउंट है 349161। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि कॉस्ट अकाउंटिंग में क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है। एक बात बताओ, क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होने से प्रॉफिट बढ़ता है कि कम होता है? प्रॉफिट ज्यादा आता है कि कम आता है? तो जितना ज्यादा आपका क्लोजिंग स्टॉक बढ़ता जाएगा ना, उतना आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे जितनी भी चीजें मैं ऐड करती हूँ ना, उससे मेरा प्रॉफिट बढ़ता जाता है। इसीलिए हम सेल्स को यहाँ लिखते हैं। सेल्स जितना ज्यादा अमाउंट पे होगा उतना ज्यादा आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो एज क्लोजिंग स्टॉक को मैं इस साइड लिख रही हूँ, इसीलिए क्या होता है, इसके कारण हमारा प्रॉफिट बढ़ता है। तो इसीलिए एज हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग में हमारा क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा दिख रहा है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट बड़ा होगा एज कंपेयर टू योर फाइनेंशियल अकाउंट्स। तो अब मैं क्या करूंगी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट भी बढ़ा दूंगी। कितना बढ़ेगा, हमने कॉस्ट अकाउंटिंग में शो किया क्लोजिंग स्टॉक 349161 और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में शो किया 3,20,000। डिफरेंस कितना है, 29161। ये डिफरेंस आ जाएगा हमारा यहाँ पे। इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, अमाउंट है 29161। हाँ, 29161। चलो, तो हमने ये भी रिकॉर्ड कर दिया। वर्क इन प्रोग्रेस देखो, वर्क इन प्रोग्रेस 2,40,000 है, यहाँ पे भी वर्क इन प्रोग्रेस 2,40,000 है। मतलब हमने सारी की सारी चीजें देख ली और मैच कर ली और सारे के सारे एडजस्टमेंट्स कर लिए। अब चेक करते हैं कि भाई ये प्रॉफिट मैच करा कि नहीं करा। एट लास्ट हम प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स पहुंच पाए कि नहीं पहुंच पाए। ठीक है, तो देखो हमारे पास है 80,000 प्लस 40,000 प्लस 10,000 प्लस 29161, दैट इज इक्वल टू 159,161। नेक्स्ट 6 लाख प्लस 1,20,000 प्लस 44,000 प्लस 1 लाख प्लस 20,000, दैट इज इक्वल टू 8,84,000 हम माइनस करेंगे। तो अब देखते हैं अमाउंट 12,90,000 में मैं प्लस करूंगी 159,161, माइनस करूंगी 8,84,000, दैट इज इक्वल टू 565161। ठीक है, हम चेक कर सकते हैं हमारा प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट 565161 ही आया था। ठीक है, तो मैच कर गया हमारा प्रॉफिट और हमने रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, फाइनेंशियल अकाउंट्स का P&L अकाउंट और कॉस्ट शीट तीनों की तीनों चीजें बना ली। नॉर्मली अगर आप देखोगे ना, रिकंसिलिएशन में ज्यादातर क्वेश्चंस जो आते हैं एग्जाम में वो ऐसे ही टाइप के आते हैं। ठीक है, तो हमको पता होना चाहिए कि किस तरीके से ये सॉल्व होता है। मूविंग फॉरवर्ड टू आवर लास्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, क्या बोल रहा है देखो, फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है हमको एक मैन्युफैक्चरर का जो फायर एक्सटिंग्विशर्स बनाते हैं। ठीक है, इनका हमको दिया हुआ है मटेरियल कितना यूज हुआ, वेजेस कितने हैं, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, सेल्स कितनी हुई, फिनिश गुड्स का कितना स्टॉक है और वर्क इन प्रोग्रेस में कितना स्टॉक है, एडमिन एक्सपेंसेस, ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट हमको दिया हुआ है। ठीक है, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हिसाब से ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमको दिया हुआ है। ड्यूरिंग द ईयर 1,550 एक्सटिंग्विशर वेयर मैन्युफैक्चर्ड और 1,500 हमने बेचे हैं ड्यूरिंग द सेम पीरियड। द कॉस्ट रिकॉर्ड शो दैट फैक्ट्री ओवरहेड वर्कआउट एट 8.25 पर आर्टिकल प्रोड्यूस, हमको फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज करना है और एडमिन ओवरहेड चार्ज करना है 9.0625 पर आर्टिकल प्रोड्यूस। ठीक है,
कॉस्ट अकाउंट शोइंग एन एस्टिमेटेड टोटल प्रॉफिट ऑफ 7031.25, हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग के हिसाब से प्रॉफिट है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हिसाब से प्रॉफिट है 6877.5। ठीक है, नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉरगोइंग इन्फॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट आपको बनाना है, एडमिन ओवरहेड का कंट्रोल अकाउंट बनाना है इन कॉस्टिंग बुक्स, इसके साथ साथ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है, टोटल नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट और नेट प्रॉफिट शोन इन फाइनेंशियल अकाउंट को आपको रिकंसाइल करना है। सबसे पहली बात तो ये बताओ कि ये हम इंटीग्रेटेड सिस्टम के हिसाब से बनाएंगे फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट या नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम के हिसाब से। जैसा हमको पता है कि हम फाइनेंशियल अकाउंट्स और कॉस्ट अकाउंट अलग अलग मेंटेन कर रहे हैं तभी रिकंसिलिएशन हो रहा है, इसीलिए ये दोनों हमारे नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम के हिसाब से बनेंगे। अब फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, एडमिन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट कैसे बनता है मैंने पिछली क्लास में बता दिया है, पर अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो भी आपको ये चीजें समझ आएंगी, बस अच्छे से सुनना मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहली बात तो जब हम फैक्ट्री ओवरहेड और एडमिन ओवरहेड की बात करते हैं ना, तो उसके लिए हमको एक पूरा प्रोसीजर समझना पड़ेगा कि देखो जो हमारा डायरेक्ट मटेरियल होता है, हमारा डायरेक्ट वेजेस होता है, हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, हमारे फैक्ट्री के ओवरहेड्स होते हैं, ये सब पहले मेरे वर्क इन प्रोग्रेस में जाते हैं। ठीक है, फिर वर्क इन प्रोग्रेस से क्या बनता है, फिनिश गुड्स बनता है जब मैं इसमें एडमिन ओवरहेड को ऐड कर देती हूँ। ठीक है, इसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स आता है जब मैं इसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड कर देती हूँ, और उसके बाद हम कॉस्टिंग P&L अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पूरा प्रोसीजर होता है। तो जो भी फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा है मैं उसको कहाँ डालूंगी, वर्क इन प्रोग्रेस में डालूंगी, एडमिन ओवरहेड का खर्चा कहाँ डालूंगी, फिनिश गुड्स में डालूंगी। अब देखो क्या बोल रहे हैं, मेरे को बोला कि भाई फैक्ट्री ओवरहेड 8.25 पर आर्टिकल प्रोड्यूस्ड चार्ज करना है अंडर कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में हमको पता है प्री डिटरमाइंड रेट हम लगाते हैं, तो प्री डिटरमाइंड रेट आपको दिया हुआ है। इसके अलावा बोला गया जितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस किए गए उसके ऊपर लगाओगे, तो 1550 आर्टिकल्स मैंने प्रोड्यूस किए, उसके ऊपर ये प्री डिटरमाइंड रेट लगाऊंगी। पर एक्चुअल में फैक्ट्री ओवरहेड कितने का हुआ है, एक्चुअल में फैक्ट्री ओवरहेड है 14,055 का, और मेरे को चार्ज करना है 8.25 पर आर्टिकल। अब समझो, जब मेरा खर्चा हुआ है 14,055 का, तो मैं जब फैक्ट्री ओवरहेड के एक्सपेंस को रिकॉर्ड करूंगी तो मैं क्या एंट्री करती हूँ, मैं यहाँ पे एंट्री करूंगी फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक होना चाहिए, पर एज हम नॉन इंटीग्रेटेड के हिसाब से बना रहे हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट और जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, पूरा लिखेगा कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट को। ठीक है, मैंने CLC लिखा है अभी शॉर्ट में, आपको पूरा लिखना है एग्जाम में। नेक्स्ट, कितना अमाउंट है ये, 14,055 मैंने रिकॉर्ड किया एज एक्सपेंस। अब ये एक्सपेंस कितना मेरे प्रोडक्ट के ऊपर चार्ज होगा, तो ये प्रोडक्ट के ऊपर चार्ज होगा 8.25 1550 यूनिट्स पे चार्ज होगा। ठीक है, तो 1550 यूनिट्स है, मैं इस पे 8.25 के हिसाब से चार्ज करूंगी। 1550 इंटू 8.25 दैट इज इक्वल टू 12787.5। ठीक, ये मेरा चार्ज होगा मेरे प्रोडक्ट्स के ऊपर। इसके अलावा देखो आप, मेरा फैक्ट्री ओवरहेड ना वर्क इन प्रोग्रेस में भी जा रहा है। ये प्रोसेस जो वर्क इन प्रोग्रेस में है, ये एट द एंड ऑफ द मंथ वर्क इन प्रोग्रेस में कितना रहा, 1170। ठीक, अब देखो क्या होगा, ये वाला जो अमाउंट है इससे तो मेरे फिनिश गुड्स बन जा रहे हैं पूरे के पूरे, तो मतलब ये वाला फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा मैं पहले डालूंगी वर्क इन प्रोग्रेस में और उसके बाद ये फिनिश गुड्स में चार्ज हो जाएगा ये वाला खर्चा। पर ये वाला खर्चा ऐसा है जो कि अभी वर्क इन प्रोसेस है, मतलब कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब ये फैक्ट्री ओवरहेड से वर्क इन प्रोसेस में तो जाएगा पर फिनिश गुड्स के खर्चे में नहीं जाएगा। ठीक है, तो इन दैट केस एज ये एट लास्ट फिनिश गुड्स में चार्ज होने वाला है, हम बाकी सारे अकाउंट्स मतलब वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट, फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट सब नहीं बनाने वाले हैं अभी, हमको सिर्फ फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट पूछा है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको पहले इसमें चार्ज करके फिर इसमें चार्ज करने की जगह हम डायरेक्ट इसमें चार्ज कर देंगे। ठीक है, क्योंकि मैं सिर्फ एक ही अकाउंट बना रही हूं इसलिए मैं ये कर रही हूं। ठीक, तो यहां पे आ जाएगा बाय फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट। नेक्स्ट, ये वाला खर्चा ऐसा है जो कि एट द एंड ऑफ द पीरियड हमारा वर्क इन प्रोग्रेस में ही रहने वाला है। तो मतलब फैक्ट्री का ओवरहेड इनकर तो हुआ, उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस में चार्ज हुआ, लेकिन अभी फिनिश गुड्स में नहीं जाएगा। तो इस केस में मैं इसको क्या करूंगी, इसको मैं वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट में ही ले जाऊंगी।
ठीक, अब देखो मेरा खर्चा एक्चुअल में कितना हुआ था 14,055 का, जिसमें से फिनिश्ड यूनिट्स पे मैंने चार्ज किया 12,787.5 एंड 1170 मैंने चार्ज किया WIP कंट्रोल अकाउंट में। अभी भी मेरा 97.5 बचा हुआ है। ये 97.5 विल बी माय अंडर रिकवर्ड ओवरहेड। ठीक है, सो मैं इसको डालूंगी बाय अंडर रिकवर्ड ओवरहेड। ठीक है, तो ये ओवरहेड मैं रिकवर नहीं कर पाई। मैंने खर्चा किया था 14,055 का, मैं चार्ज कर पाई सिर्फ इतना, तो मेरे पास 97.5 अंडर रिकवर्ड रह गया। ये अंडर रिकवर्ड कहाँ जाता है? P&L अकाउंट में जाता है। ठीक, तो ये हमने बना लिया 14,055 एंड 14,055। नेक्स्ट सिमिलर वे में हम एडमिन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट यहाँ पे बनाएंगे। एडमिन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना हुआ? तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर है हमारा 13,650 का एक्चुअल एक्सपेंडिचर है। हमको चार्ज किस बेसिस में करना है? 9.0625 पर आर्टिकल प्रोड्यूस्ड के बेसिस में चार्ज करना है। तो खर्चा हमारा जो हुआ है उसको मैं कहाँ लेके जाऊंगी? कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट में 13,650, और जो मेरा चार्ज करना है यूनिट्स पे वो है 1550 यूनिट्स पे 9.0625 मैं चार्ज करूंगी, दैट इज इक्वल टू 14046.875। ठीक है, अब देखो हमारा जो पूरा प्रोसेस होता है वर्क इन प्रोग्रेस में क्या क्या चीजें ऐड होती हैं? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, एक्सपेंसेस एंड फैक्ट्री ओवरहेड जो होता है वो सारा का सारा वर्क इन प्रोग्रेस में जाता है। फिर वर्क इन प्रोग्रेस फिनिश गुड्स में जाता है और इसमें एडमिन का खर्चा भी ऐड हो जाता है। तो एडमिन कहाँ जाता है? एडमिन डायरेक्ट फिनिश गुड्स पे जाता है। इन दैट केस मैं यहाँ पे इसको कहाँ लेके जाऊंगी? इसको मैं फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट में लेके जाऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद देखो वर्क इन प्रोग्रेस में क्या कोई फिनिश गुड्स एडमिन ओवरहेड चार्ज है क्या? वर्क इन प्रोग्रेस में नहीं चार्ज है। एज यहाँ पे चार्ज था इसलिए हमने उसको रिकॉर्ड किया। एडमिन ओवरहेड में कोई भी वर्क इन प्रोग्रेस नहीं आता है। आप इस प्रोसेस में भी दे सकते हो, जब वर्क इन प्रोग्रेस फिनिश गुड्स बन जाता है उसके बाद इसमें हम एडमिन ओवरहेड ऐड करते हैं। तो वर्क इन प्रोग्रेस में जो चीजें रह गई उसके ऊपर एडमिन ओवरहेड नहीं चार्ज होगा, है ना। नेक्स्ट, तो अब देखो मैंने खर्चा किया 13,650 का, लेकिन मैंने प्रोडक्ट्स के ऊपर चार्ज किया 14,046.875 का। मतलब मैंने ज्यादा चार्ज किया प्रोडक्ट के ऊपर। कितना ज्यादा चार्ज किया? 396.875 हमने ज्यादा चार्ज किया। ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड 396.875। ठीक है, तो ये हमने कंप्लीट किया हमारा दोनों अकाउंट। 14,046.875 हमारा टोटल हो गया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन अकाउंट शोइंग रिकंसिलेशन बिटवीन द टोटल नेट प्रॉफिट एज पर द कॉस्ट अकाउंट एंड नेट प्रॉफिट शोन इन फाइनेंशियल बुक्स। तो मेरे को रिकंसिलेशन करना है प्रॉफिट्स का। रिकंसिलेशन के लिए अकाउंट बनाना है। अभी तक के जितने भी क्वेश्चंस थे हम उसके लिए रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बना रहे थे जो कि कुछ इस तरीके से दिखता था। ठीक है, अब हमको रिकंसिलेशन का अकाउंट बनाना है। मतलब जैसे ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना हुआ है ना, पर्टिकुलर्स अमाउंट, यहाँ डेबिट यहाँ क्रेडिट, सिमिलर वे में रिकंसिलेशन का अकाउंट बनाना है जिसको हम बोलते हैं मेमोरेंडम रिकंसिलेशन अकाउंट। ठीक है, सो स्टार्ट किससे करेंगे हम? प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स के हिसाब से स्टार्ट करेंगे। तो प्रॉफिट है तो मैं क्रेडिट साइड लिख दूंगी। प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स कितना दिया हुआ है मेरे को? 6,877.5। 6,877.5। अब इसके बाद डिफरेंसेस देखेंगे हम, कहाँ कहाँ डिफरेंसेस है कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स में। मटेरियल का खर्चा सेम है क्योंकि अगर कॉस्ट में डिफरेंस होता तो यहाँ पे अलग से हमको दिया होता, नहीं दिया तो हम मानेंगे मटेरियल का खर्चा सेम है। सिमिलर वे में वेजेस का खर्चा भी सेम। फैक्ट्री एक्सपेंस देखो 14,055 हम फाइनेंशियल अकाउंट में चार्ज कर रहे हैं और फैक्ट्री ओवरहेड हम कॉस्ट अकाउंटिंग में कितना चार्ज कर रहे हैं? 12,787.5 प्लस 1170 दैट इज इक्वल टू 13,957.5 में चार्ज कर रही हूँ। किसमें? हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग में। मतलब डिफरेंस कितना आ रहा है? 97.5 का अंडर रिकवर्ड अमाउंट आ रहा है ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। ये जो अंडर रिकवर्ड फैक्ट्री ओवरहेड होगा उसका क्या ट्रीटमेंट होगा? अंडर रिकवरी मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग में मैंने खर्चा कम शो किया है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मैंने खर्चा ज्यादा शो किया है ना। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम कितना शो कर रहे हैं? 13,957.5 और हमारे जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसमें शो कर रहे हैं हम 14,055। जो इनके बीच का डिफरेंस है दैट इज 97.5। ये हमारा अंडर रिकवरी है इन कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में खर्चा
कम शो किया गया है, मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अगर मेरे को फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट बढ़ाना है तो मैं क्या करूंगी, ऐड करूंगी। तो यहाँ पे ऐड करना है तो मैं क्रेडिट साइड ही लिखूंगी, बाय अंडर रिकवरी ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है, 97.5, है ना। नेक्स्ट मेरे पास आता है सेल्स दिया हुआ है 75,000। सेल्स कॉस्ट अकाउंटिंग में हो या फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हो, इसका अमाउंट तो चेंज नहीं होता, तो ये सेम ही रहेगा। नेक्स्ट स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है 1812.5। अब इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझना। देखो 1812.5 मैंने स्टॉक शो किया है इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। स्टॉक शो करने के बाद मैंने एडमिन ओवरहेड चार्ज किया 13,650, ठीक है। इन दैट केस मेरे को एक बात बताओ, क्या इस यूनिट्स पे जो फिनिश गुड्स की यूनिट्स है मेरे पास, उसके अमाउंट में एडमिन ओवरहेड चार्ज हुआ होगा क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने स्टॉक की वैल्यू पहले निकाली, उसके बाद एडमिन ओवरहेड चार्ज हुआ है ना। तो ये वैल्यू मेरे फिनिश गुड्स में तो नहीं दिख रही है। फिनिश गुड्स का जो स्टॉक है वो कितना बचा हुआ है मेरे पास, 1550 मैंने बनाए थे, 1500 मैंने बेच दिए, तो 50 यूनिट्स बचे हुए हैं। तो ये जो स्टॉक मेरे को दिख रहा है ये 50 यूनिट्स का है ना। अमाउंट कितना है 1812.5। इसमें एडमिन का ओवरहेड इंक्लूडेड नहीं है, ठीक। लेकिन अगर आप कॉस्ट अकाउंटिंग में देखो तो कॉस्ट अकाउंटिंग में हमने जो एडमिन ओवरहेड चार्ज किया है वो पूरे के पूरे यूनिट्स पे चार्ज किया है, जितने यूनिट्स हमने बनाए। तो इसमें सोल्ड यूनिट्स भी हैं, इसमें हमारे स्टॉक में बचे हुए यूनिट्स भी हैं। सोल्ड कितने हैं 1500 और 50 बचे हुए यूनिट्स भी हैं। पर यूनिट में कितना चार्ज कर रही हूँ 9.0625। ये मैं कॉस्ट अकाउंटिंग में चार्ज कर रही हूँ, पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या ये चार्ज हुआ है? बिल्कुल नहीं। वहां पे एडमिन का ओवरहेड वाला खर्चा हमने स्टॉक के ऊपर नहीं डाला। मतलब क्लोजिंग स्टॉक मेरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हिसाब से कम दिख रहा है, और अगर मैं कॉस्ट अकाउंटिंग के हिसाब से बात करूं एज इसमें एडमिन ओवरहेड भी एडेड है तो वो ज्यादा दिख रहा होगा। कितना ज्यादा दिख रहा होगा? जितना एडमिन ओवरहेड चार्ज किया गया। कितना एडमिन ओवरहेड चार्ज किया गया? 50 यूनिट है, हर एक यूनिट पे 9.0625 के हिसाब से हमने एडमिन ओवरहेड चार्ज किया। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो ये आ रहा है 50 इंटू 9.0625 दैट इज इक्वल टू 453.125। ये इतने अमाउंट से मेरा क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है इन कॉस्ट अकाउंटिंग। क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होने से प्रॉफिट बढ़ता है कि कम होता है? अगर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है तो कॉस्ट अकाउंटिंग का जो प्रॉफिट है वो ज्यादा दिख रहा होगा, है ना, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट कम दिख रहा होगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट को कॉस्ट अकाउंटिंग से मैच कराने के लिए हमको इसको बढ़ाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे हमारा अमाउंट ऑफ ओवर रिकवरी, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितना ओवर वैल्यूड है? 50 यूनिट का 9.0625 ज्यादा वैल्यूएशन है 453.125, ठीक है। तो आई होप क्लैरिटी आई हो। जितना एडमिन ओवरहेड था उतना अमाउंट हमने यहाँ पे एज ओवर वैल्यूएशन लिखा है ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक 50 यूनिट्स के थे, उसका अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हिसाब से वैल्यू देखोगे तो उसमें एडमिन ओवरहेड इंक्लूडेड नहीं था, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में एडमिन ओवरहेड भी इंक्लूडेड था। तो जिसके कारण क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा हो गई और जिसके कारण कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा था। इसको इससे मैच कराने के लिए हमने इसको ऐड किया है, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास आता है वर्क इन प्रोग्रेस। तो वर्क इन प्रोग्रेस तो हम सेम ही अमाउंट पे रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे यूनिट्स नहीं है, तो जितना वैल्यू फाइनेंशियल अकाउंटिंग में दिख रहा है उतना ही वैल्यू हम कॉस्ट अकाउंटिंग में भी रिकॉर्ड करेंगे। इसके बाद है हमारे पास एडमिन ओवरहेड 13,650 दिख रहा है हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। कॉस्ट अकाउंटिंग में हमने चार्ज किया 14,046.875, मतलब 396.875 ओवर रिकवरी हुआ है ऑफ एडमिन ओवरहेड। ओवर रिकवरी मतलब कॉस्ट में खर्चा कम था, मतलब एक्चुअल में खर्चा कम था, पर कॉस्ट में हमने उस खर्चे को ज्यादा चार्ज किया तो प्रॉफिट कम दिख रहा होगा। अब प्रॉफिट कम दिख रहा है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से मैच करने के लिए हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट को भी कम करेंगे। कम करने के लिए मैं इधर लिखूंगी टू ओवर रिकवरी ऑफ एडमिन ओवरहेड, ठीक है। कितना ओवर रिकवरी है 396.875। अब इसके थ्रू हमारे पास आ जाएगा टू प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स, ठीक है। तो कैलकुलेट करते हैं 6877.5 प्लस 97.5 प्लस 453.125 माइनस 396.875, ये हमारे पास आ रहा है 7031.25। आई होप क्लैरिटी आई हो आपको। और इसी के साथ हमारा रिकंसिलेशन खत्म होता है, मैच भी कर रहा है प्रॉफिट, आप यहाँ पे देख सकते हैं 7031.25।
ठीक। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग। इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग क्या होता है वो तो हमने पिछली क्लास में ही देख लिया था, जहां पे कॉस्ट और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स दोनों कंबाइन करके बनाए जाते हैं और इसमें रिकंसिलेशन की जरूरत नहीं होती, उसको हम इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम बोलते हैं। इसके क्या क्या फीचर्स हैं? पहली बात तो कोई भी अकाउंटिंग हम कर रहे हैं तो उसके अंदर कॉस्ट और सेल्स को हम एनालाइज कर सकते हैं, हम रिसीट और पेमेंट की सारी डिटेल्स भी मेंटेन करेंगे, और साथ साथ यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर हमको बोलना चाहिए, कोई भी डुप्लीकेट रिकॉर्ड हमको बनाने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ एक सेट ऑफ रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं, एक सेट ऑफ बुक मेंटेन कर रहे हैं, तो मेरे को डुप्लीकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स नहीं करना पड़ेगा। कैसे? फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर सारे के सारे कॉस्ट रिलेटेड एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होते हैं। ठीक। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर मैं कॉस्ट रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करती हूँ, मतलब एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल। तो इस केस में क्या हो रहा है, मैं एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन्स को 2 बार रिकॉर्ड कर रही हूँ, लेकिन जब इन दोनों को एक साथ हम बना देते हैं तो ये सिर्फ एक बार रिकॉर्ड होता है और इसके साथ साथ हम इंटरनल ट्रांजेक्शन्स को भी रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो इससे डुप्लीकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स नहीं होता। नो नीड फॉर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। जो कॉस्ट लेजर या फिर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट हम बनाते हैं उसकी जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ती जब आप इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम पढ़ते हैं। पिछली क्लास देखना बहुत ज्यादा जरूरी है इस इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग को अच्छे से समझने के लिए, क्योंकि पिछली क्लास में हमने सारे के सारे जर्नल एंट्रीज कवर कर लिए हैं, है ना। नेक्स्ट, कीप सब्सिडरी लेजर्स फॉर स्टोर्स, WIP एंड फिनिश गुड्स का हम सब्सिडरी लेजर भी यहाँ पे बनाते हैं। एडवांटेजेस क्या है देखो, नो नीड फॉर रिकंसिलेशन। हमको कॉस्टिंग और फाइनेंशियल प्रॉफिट को रिकंसाइल करने की जरूरत ही नहीं है। किससे रिकंसाइल करोगे भाई, तुम एक ही अकाउंट बना रहे हो, ठीक है, तुम अलग अलग अकाउंट्स नहीं बना रहे हो, तो हमारे पास एक ही प्रॉफिट आ रहा है, तो रिकंसिलेशन की बात ही नहीं आती। रेड्यूस्ड क्लेरिकल वर्क विथ ओनली 1 सेट ऑफ बुक्स बना रहे हो तो क्लेरिकल वर्क भी आपका कम हो जाता है। ईजी एंड फास्ट रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन। मेरे को इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए बार बार रिकंसिलेशन नहीं करना पड़ेगा, मेरे पास एक ही प्रॉफिट है तो मैं उसके ऊपर पूरी तरीके से रिलाई कर सकती हूँ और इजी और फास्ट रिट्रीवल हो जाएगा इन्फॉर्मेशन का। इकोनॉमिकल ड्यू टू सेंट्रलाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग फंक्शन। इकोनॉमिकल भी हो जाएगा क्योंकि 2 जगह आपको बुक्स नहीं मेंटेन करने, 2 अलग अलग बुक्स नहीं मेंटेन करोगे तो आपका खर्चा जो है वो भी कम हो जाएगा। इसेंशियल प्री रिक्विजिट ऑफ इंटीग्रेटेड अकाउंट। इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग कर रहे हो तो ये सारे प्री रिक्विजिट्स हैं आपके पास। मैनेजमेंट डिसीजन ऑन एक्सटेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कितना करना है, कैसे करना है, उसके लिए मैनेजमेंट का डिसीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। सुटेबल कोडिंग सिस्टम। हमने देखा था कोडिफिकेशन हमको करना पड़ता है, तो ये जो कोडिफिकेशन होता है, हर एक मटेरियल, हर एक लेबर, हर एक ओवरहेड, सबका कोड रखोगे तो कोडिफिकेशन सिस्टम एज पर इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग रखना। ठीक है, इंटीग्रेटेड में जो जो अकाउंट्स बनते हैं उसके हिसाब से कोड्स आपको डिसाइड करने पड़ेंगे। एग्रीड रूटीन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविजन एंड एडजस्टमेंट। चाहे आप इंटीग्रेटेड फॉलो करो चाहे आप नॉन इंटीग्रेटेड फॉलो करो, आपको प्रोविजंस और एडजस्टमेंट के लिए रूटीन रखना बहुत जरूरी है। प्रोविजंस जैसे हम बनाते हैं फॉर डेप्रिसिएशन, एडजस्टमेंट मतलब कोई इनकरेक्ट एंट्री हो गई तो उसको करेक्ट करने के लिए एडजस्टमेंट्स। इसका एक एग्रीड रूटीन होना चाहिए ताकि हमारी सारी चीजें इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग के अंदर सही तरीके से बने। परफेक्ट कोऑर्डिनेशन बिटवीन फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग स्टाफ। को कोऑर्डिनेशन रखना पड़ेगा क्योंकि अब जो अकाउंट्स है वो दोनों मिलके बनाएंगे, तो कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, नाउ मूविंग टूवर्ड्स आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर रिलेटेड टू इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग, कि किस तरीके से हम इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखो, मेजर्स SB लिमिटेड मेंटेन्स इंटीग्रेटेड अकाउंट ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट का इंटीग्रेटेड अकाउंट मेजर्स SB लिमिटेड बना रहे हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर कंट्रोल अकाउंट ऑफ अ फैक्ट्री एंड प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस। आपको कंट्रोल अकाउंट ऑफ अ फैक्ट्री और ट्रायल बैलेंस भी बनाना है। हमारे पास सबसे पहले बैलेंसेस दिए हुए हैं, ओपनिंग बैलेंसेस सारे दिए हुए हैं। शेयर कैपिटल, रिजर्व्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, प्लांट एंड मशीनरी, सन्ड्री डेटर्स, क्लोजिंग स्टॉक स्टोर्स, बैंक एंड कैश बैलेंस। अब ये क्लोजिंग स्टॉक स्टोर्स जो है मेरा ये ओपनिंग बैलेंस है। क्यों? क्योंकि ये पिछले साल का या पिछले पीरियड का अमाउंट मेरे को सारा दिया हुआ है, तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक है वो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक है, तो इस साल का क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। इसके अलावा मेरे पास सारे ट्रांजेक्शन्स दिए हुए हैं। सबसे पहला काम जो हमने पिछली क्लास में भी किया था नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग बनाते समय, कि भाई जिसके जिसके बैलेंसेस हमको दिए हुए हैं उनका सारा अकाउंट बना लेते हैं। शेयर कैपिटल, रिजर्व, सन्ड्री क्रेडिटर्स, प्लांट एंड मशीनरी, सन्ड्री डेटर, क्लोजिंग स्टॉक, बैंक एंड कैश बैलेंस, सबसे पहले इनका अकाउंट बनाएंगे और उनके अंदर ये सारे बैलेंसेस हम डाल देंगे। ठीक है, सबसे पहला आता है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का बैलेंस कैसा होता है, डेबिट बैलेंस होता है कि क्रेडिट बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है क्योंकि ये हमारे लिए एज अ लाइबिलिटी है। ठीक है, सो क्रेडिट साइड में मैं लिखूंगी बाय बैलेंस बॉट डाउन, जो बैलेंस दिया हुआ है वो क्रेडिट साइड में आ जाएगा। कितना अमाउंट है, 3 लाख। इसके बाद रिजर्व्स का बैलेंस कैसा होता है,
इसका बैलेंस भी क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख रुपीज। नेक्स्ट सन्ड्री क्रेडिटर्स का बैलेंस हमको दिया हुआ है 5 लाख, इसका बैलेंस भी हमारा क्रेडिट होता है। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 5 लाख। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी एसेट है, एसेट का बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है। तो डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,75,000। नेक्स्ट सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स डेटर्स है तो डेबिट बैलेंस होगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख। नेक्स्ट मटेरियल कंट्रोल अकाउंट। तो मटेरियल कंट्रोल अकाउंट मतलब ये जो स्टॉक दिया हुआ है ना स्टोर्स का, स्टोर्स इज लाइक मटेरियल, आप इसको स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट भी बोल सकते हैं, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट भी बोल सकते हैं। 1,50,000 का इसका बैलेंस है, ये भी हमारा डेबिट बैलेंस ही होगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,50,000। इसके अलावा मेरे को कैश एंड बैंक बैलेंस दिया हुआ है तो वो भी हम लिख लेते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 75,000। ठीक है, तो सारे के सारे बैलेंसेस हमने लिख लिए। इसके बाद अब सारी एंट्रीज को एक एक करके देखते जाएंगे। सबसे पहली एंट्री हमारे पास आ रही है स्टोर्स परचेस्ड 10 लाख। 10 लाख का स्टोर्स परचेज किया। एज जब भी हम मटेरियल परचेज करते हैं ना, नॉर्मली ऐसा सिचुएशन होता है कि मटेरियल परचेज का डायरेक्ट पेमेंट नहीं होता है, तो हम इसको कहाँ लेके जाएंगे, मटेरियल हमने परचेस किया है, क्रेडिटर से ये परचेस किया, ये मान के हम चलेंगे। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट को मैं डेबिट करूंगी, है ना। 2 कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट लिखूं। कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट कब फॉलो किया जाता है, जब हम नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग फॉलो करते हैं। एज हम इंटीग्रेटेड फॉलो कर रहे हैं तो परचेस किया है, किससे परचेस किया होगा, पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का नाम लिख देंगे हम। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक है, तो हम लिखेंगे मटेरियल कंट्रोल अकाउंट में 2 सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स में लिखेंगे मटेरियल बाय मटेरियल कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, तो ये रहा सन्ड्री क्रेडिटर्स, यहाँ पे लिखते हैं बाय मटेरियल कंट्रोल अकाउंट। अमाउंट कितना आ रहा है, ये अमाउंट हमारे पास दिया हुआ है ऑफ 10 लाख। ठीक, यही सेम अमाउंट मेरे मटेरियल कंट्रोल अकाउंट में आ जाएगा। 2 साइड में 2 सन्ड्री क्रेडिटर्स 10 लाख। ठीक, नेक्स्ट दिया हुआ है हमको स्टोर्स इशू टू प्रोडक्शन 10,50,000। 10,50,000 का मैंने प्रोडक्शन के लिए स्टोर्स इशू किया है। तो देखो, जो भी मेरा मटेरियल होता है, लेबर होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, फैक्ट्री ओवरहेड होता है, ये सबसे पहले कहाँ जाता है, वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट में जाता है। तो मटेरियल है तो मटेरियल कहाँ जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट में जाएगा फॉर प्रोडक्शन। तो मटेरियल से उठा के हम, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट से उठा के हम वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट में हमारा मटेरियल डाल रहे हैं, इसलिए मटेरियल कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट साइड में आएगा और वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट साइड में आएगा। ठीक है, एंट्री क्या होगी, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट में बाय वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट लिखोगे, वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट में 2 मटेरियल कंट्रोल अकाउंट लिखोगे 10,50,000। ठीक है, तो हम मटेरियल कंट्रोल अकाउंट में लिख लेते हैं बाय वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट 10,50,000। और जो हमारा वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट है, यहाँ पे हम लिखेंगे 2 मटेरियल कंट्रोल अकाउंट 10,50,000। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास क्या अवेलेबल है, इसके बाद बोला जा रहा है स्टोर्स इन हैंड 95,000 है, मतलब एट द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर पीरियड हमारे पास स्टोर्स बचेगा 95,000 का। तो ये भी लिख लेते हैं बाय बैलेंस कैरीड डाउन हमारे पास रहेगा 95,000। बैलेंसिंग हम एट लास्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद मेरे पास आ रहा है डायरेक्ट वेजेस इनकर्ड। मैंने खर्चा किया है डायरेक्ट वेजेस का 6,50,000। तो खर्चा हुआ है तो मैं क्या लिखूंगी, वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिटेड टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट लिखेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स लिखेंगे या फिर कैश और बैंक लिखेंगे। देखो, नॉर्मली जो वेजेस होते हैं ना, उसको हम क्रेडिटर्स में ही डालते हैं, उनको हम या तो पेमेंट कर देते हैं या तो पेबल लिख देते हैं, है ना। तो हम यहाँ पे एज्यूम करके चल रहे हैं कि पेमेंट हो गया है, तो 2 कैश और बैंक अकाउंट लिखेंगे। यहाँ पे कितना अमाउंट है, 6,50,000। तो वेजेस कंट्रोल अकाउंट में मैं लिखूंगी 2 कैश और बैंक, कैश और बैंक अकाउंट में लिखूंगी बाय वेजेस कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, सो हमारे पास आ रहा है कैश और बैंक अकाउंट में लिखेंगे बाय वेजेस कंट्रोल अकाउंट।
कितना अमाउंट है हमारे पास? 6,50,000 का। नेक्स्ट, इसके बाद हम वेजेस कंट्रोल अकाउंट में लिखेंगे टू कैश और बैंक। टू कैश और बैंक, वेजेस कंट्रोल अकाउंट पहले नहीं बनाया था, अब उसका नाम आ गया तो हम उसका अकाउंट भी बना लेंगे। ठीक है, जिसका जिसका नाम आते जाएगा उसका उसका अकाउंट बनाते जाना। चलो नेक्स्ट, इसके बाद हमारे पास है डायरेक्ट वेजेस चार्ज टू प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में चार्ज कर रही हूँ 6 लाख रुपीज। प्रोडक्शन में चार्ज कर रही हूँ मतलब वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट में डालूंगी। वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट में हम डाल रहे हैं, इसलिए इसको डेबिट करेंगे। और एज वेजेस कंट्रोल अकाउंट से कम हो रहा है तो मैं इसको क्रेडिट में लिखूंगी टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट। अमाउंट है मेरे पास 6 लाख, तो वेजेस कंट्रोल अकाउंट में बाय वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट लिखोगे, वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट में टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट लिखोगे। सो ये रहा हमारा वर्क इन प्रोग्रेस में टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट 6 लाख, वेजेस कंट्रोल अकाउंट में लिखेंगे बाय वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट 6 लाख। नेक्स्ट, इसके बाद हमको बोल रहा है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस इनकर्ड। 3 लाख का मैंने मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस इनकर किया है, खर्चा हुआ है। खर्चा हुआ है तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे? मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट और फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक। ये भी ऐसा खर्चा जिसको मैं क्रेडिटर्स पे नहीं रखूंगी, फैक्ट्री ओवरहेड का भी मैं पेमेंट कर दूंगी, तो ये आ जाएगा कैश और बैंक में। अमाउंट है 3 लाख। सो 3 लाख हम रिकॉर्ड करते हैं कैश और बैंक में बाय फैक्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। अमाउंट इज 3 लाख। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में लिखेंगे टू कैश और बैंक अकाउंट। अमाउंट इज 3 लाख। ठीक है, नेक्स्ट, इसके बाद हमारे पास आ रहा है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस चार्ज टू प्रोडक्शन। 2,75,000 में प्रोडक्शन पे चार्ज करूंगी, मतलब फिर वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट पे लेके जाएंगे। वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिटेड टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना है? 2,75,000। सो हमारा, अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग WIP कंट्रोल अकाउंट में लिख रही हूँ तो यहाँ लिखूंगी टू मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। अमाउंट इज 2,75,000 और हमारे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में लिखेंगे हम बाय वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट 2,75,000। नेक्स्ट, इसके बाद हमारे पास एंट्री दी हुई है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। सबसे पहला काम, जिसकी भी एंट्री दी हुई है ना उसी को रिकॉर्ड करेंगे, उसके अलावा किसी भी अकाउंट को बैलेंस करने नहीं जाएंगे इन बिटवीन। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है 1 लाख, तो इसको मैं रिकॉर्ड करूंगी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक। इसका भी हम पेमेंट कर देंगे। ठीक है, कितना अमाउंट है? 1 लाख। सो पेमेंट कर देंगे तो कैश और बैंक में रिकॉर्ड हो जाएगा बाय सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट 1 लाख, और ये अमाउंट हमारा चला जाएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में टू कैश और बैंक अकाउंट 1 लाख। नेक्स्ट, फिनिश्ड स्टॉक प्रोडक्शन एट कॉस्ट। 18 लाख मेरा फिनिश्ड स्टॉक है एट प्रोडक्शन। ठीक है, मतलब इतने यूनिट्स, इतने अमाउंट के मेरा फिनिश स्टॉक बना है। कैसे बनता है फिनिश स्टॉक? जब मैं वर्क इन प्रोग्रेस को फिनिश्ड गुड्स में लेके जाती हूँ वो मेरा फिनिश स्टॉक बनता है। ठीक है, तो इस केस में मैं क्या एंट्री करूंगी? मैं वर्क इन प्रोग्रेस से उठा के फिनिश्ड गुड्स में लेके जा रही हूँ, तो फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट। अमाउंट कितना लिखेंगे हम? 18 लाख। सो वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट में आएगा बाय फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट 18 लाख और फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट में लिखेंगे हम टू वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट 18 लाख। नेक्स्ट, इसके बाद हमारे पास है सेल्स एट सेलिंग प्राइस 22 लाख। सेल्स कहाँ रिकॉर्ड होता है? कॉस्टिंग P&L अकाउंट में। सेल्स के लिए हम अलग से अकाउंट नहीं बनाते, वो कॉस्टिंग P&L अकाउंट में ही शो होता है। तो बाय सेल्स हम लिख सकते हैं यहाँ पे 22 लाख। नेक्स्ट,
क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का कितना बचेगा, 95,000। फिनिश गुड्स का अगर क्लोजिंग स्टॉक बच रहा है तो उसको मैं कहाँ लेके जाऊंगी, उसको फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट में ही रहने देंगे, ठीक है। बचा हुआ स्टॉक कॉस्ट ऑफ सेल्स में चला जाएगा। तो टोटल मेरे पास फिनिश गुड्स में जितना भी स्टॉक था उसमें से मैं कुछ अमाउंट को यहीं पे रहने दूंगी, जिसको हम बोलेंगे बाय बैलेंस कैरीड डाउन। कितना हम यहीं रहने देंगे, 95,000। बचा हुआ अमाउंट कॉस्ट ऑफ सेल्स पे चला जाएगा। बचा हुआ कितना होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अभी उसको छोड़ दो, अभी आगे बढ़ते हैं। आगे बोला जा रहा है पेमेंट टू क्रेडिटर्स आप कर रहे हो 11 लाख का, रिसीट फ्रॉम डेटर्स हो रहा है 21 लाख का, ठीक है। अगर मैं क्रेडिटर्स को पेमेंट कर रही हूँ, मतलब मेरे पास से पैसे जाएंगे तो मैं लिखूंगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, बैंक और कैश अकाउंट। और रिसीट फ्रॉम डेटर्स से मेरे को पैसे मिल रहे हैं तो मैं लिखूंगी कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। तो यही एंट्री हम यहाँ पे पास करेंगे। अब पेमेंट टू क्रेडिटर्स किया है हमने, क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दिया, तो इधर आ जाएगा टू कैश और बैंक अकाउंट 11 लाख, और कैश और बैंक अकाउंट में हम लिखेंगे बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स 11 लाख। और इसके बाद हमको दिया हुआ है डेटर्स से हमको पेमेंट मिल रहा है। कितना पेमेंट मिल रहा है, हमको पेमेंट मिल रहा है 21 लाख का, तो बाय बैंक अकाउंट 21 लाख। और हमारे कैश और बैंक में आ जाएगा टू सन्ड्री डेटर्स 21 लाख, ठीक। तो हमने क्या किया, हमारे पास जितनी भी एंट्रीज दी हुई थी हमने सबको रिकॉर्ड कर दिया। अब सारी रिकॉर्डिंग होने के बाद हम क्या करेंगे, हम बैलेंस करेंगे। बैलेंस कैसे करेंगे, तो जैसा प्रोसीजर हमने फॉलो किया था वैसे ही प्रोसीजर में अभी हम बैलेंसेस करेंगे। तो मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस और फैक्ट्री ओवरहेड जाता है वर्क इन प्रोग्रेस में। फिर उसके बाद फिनिश्ड गुड्स आता है, लेकिन इसमें एडमिन ओवरहेड भी ऐड हो जाता है। इसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स आता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड करने के बाद, और उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पहुंचते हैं। तो यही सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। पहले मटेरियल से स्टार्ट करेंगे, फिर लेबर, फिर फैक्ट्री ओवरहेड, फिर वर्क इन प्रोग्रेस, फिर एडमिन, फिर फिनिश्ड गुड्स, फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स, एंड लास्ट में हम P&L अकाउंट को डील करेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग विथ मटेरियल कंट्रोल अकाउंट को सबसे पहले हम बैलेंस करेंगे। मटेरियल कंट्रोल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है 1,50,000। नए जो हमने परचेसेस किए वो 10 लाख के किए, तो टोटल 11,50,000 का मटेरियल मेरे पास अवेलेबल है, जिसमें से मैंने प्रोडक्शन में 10,50,000 का इशू कर दिया और 95,000 मेरे पास बच गया। अगर इसको आप टोटल करोगे ना तो ये आपके पास आएगा 11,45,000। लेकिन हमारे पास तो टोटल मटेरियल 11,50,000 का था। इन दैट केस अभी भी 5,000 का मटेरियल बच रहा है। ये 5,000 का मटेरियल कहाँ जाएगा, क्योंकि बैलेंस तो एट लास्ट 95,000 का। ये 5,000 का मटेरियल आपका फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में जाएगा, क्योंकि फैक्ट्री में भी तो हमको मटेरियल लगता है इनडायरेक्ट वाला, तो वहां जाएगा ये 5,000। इसके साथ ये हमारा बैलेंस हो जाता है। और फैक्ट्री ओवरहेड या फिर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में मैं 5,000 ऐड कर दूंगी मटेरियल कंट्रोल अकाउंट का। सो यहाँ लिखेंगे हम टू मटेरियल कंट्रोल अकाउंट 5,000। नेक्स्ट, इसके बाद हमारे पास आता है वेजेस का अकाउंट। वेजेस कंट्रोल अकाउंट में मेरे पास दिया हुआ है 6,50,000 का मैंने पेमेंट किया है वेजेस का, लेकिन प्रोडक्शन में सिर्फ और सिर्फ 6 लाख गया। बचा हुआ 50,000 बैलेंस में चला जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं, ये खर्चा है और खर्चे का बैलेंस थोड़ा ना मेंटेन रखते हैं, इसीलिए ये अमाउंट मेरा चला जाएगा मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर भी हमको वेजेस लगते हैं, इनडायरेक्ट वेजेस लगते हैं, तो 50,000 मेरा वहां चले जाएगा। इसी के साथ हमने इसको भी बैलेंस किया और फैक्ट्री ओवरहेड में हम लिख देंगे टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट 50,000। तो इसके बाद हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट ही आता है, तो इसको हम बैलेंस करते हैं। हम देखो 3 लाख मेरे पास पहले से है, खर्चा मैंने कर दिया है, 5,000 मैंने मटेरियल ऐड किया, 50,000 मैंने वेजेस ऐड किया, तो 3,55,000 मेरे पास फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा है। लेकिन मैंने वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट में सिर्फ 2,75,000 चार्ज किया। एक्चुअल में खर्चा 3,55,000 का हुआ, लेकिन वर्क इन प्रोग्रेस में सिर्फ और सिर्फ 2,75,000 का गया। इन दैट केस यहाँ पे क्या अराइज हो रहा है, यहाँ पे हमारा अंडर रिकवर्ड ओवरहेड आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी हम बैलेंस नहीं बताते हैं, तो ये जो अमाउंट है ये कहाँ जाएगा, अंडर रिकवर्ड ओवरहेड में जाएगा। ठीक है, अंडर रिकवरी को हम कहाँ चार्ज करते हैं, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करते हैं, तो मैं इसको ले जाऊंगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, अंडर रिकवरी ऑफ ओवरहेड।
ठीक, अमाउंट कितना है, अमाउंट इज माई 80,000। डन, ये वाला अकाउंट भी हमने बैलेंस कर दिया। P&L अकाउंट में जा रहा है ये, तो P&L अकाउंट में हम लिख देंगे 80,000। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी टू मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट 80,000। ठीक है, कॉस्टिंग P&L अकाउंट में जाता अगर हम नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट्स बनाते। एज हम इंटीग्रेटेड अकाउंट्स बना रहे हैं तो हम एक ही PL अकाउंट बनाएंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला, और उसके अंदर हमारा ये मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का जो अंडर रिकवरी है वो चला जाएगा। ठीक, तो ये भी हमने बैलेंस कर दिया। इसके बाद क्या आता है, वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट। वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट में मेरे पास दिया हुआ है 10,50,000 प्लस 6 लाख प्लस 2,75,000 मेरे पास यहाँ पे अमाउंट है, जिसमें से 18 लाख मैंने फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट में लेके गई। तो बचा हुआ अमाउंट कहाँ जाएगा ये बताओ मेरे को। जो भी हमारा वर्क इन प्रोग्रेस में बचता है इज लाइक मेरे यूनिट्स अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, इसलिए ये अमाउंट बच रहा है। तो 1,25,000 मेरे पास बच रहा है, ये मेरा बाय बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा क्योंकि ये वर्क इन प्रोग्रेस है। ठीक है, तो इसका बैलेंस बच सकता है। टोटल मेरे पास इसमें अमाउंट हो गया 19,25,000 और ये भी हमारा बैलेंस हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है एडमिन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। एडमिन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट कहाँ है हमारा, ओके, हमने एडमिन का ओवरहेड इनकर ही नहीं किया है इस बार। ठीक है, तो एडमिन ओवरहेड हमारे पास नहीं है। हम डायरेक्ट कहाँ पहुंच जाएंगे अब, फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट पे। फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट में मेरे को दिख रहा है 18 लाख आया है वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट से और 95,000 का बैलेंस बच रहा है। बचा हुआ अमाउंट कहाँ जाएगा, बचा हुआ अमाउंट हमारे कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में हम डालेंगे 17,05,000। तो ये भी बैलेंस हो गया और कॉस्ट ऑफ सेल्स में हम लिखेंगे टू फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट, टू फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट 17,05,000। ठीक, फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट के बाद क्या आता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में मेरे को दिख रहा है 1 लाख का खर्चा, ये कहाँ जाएगा, ये जाता है हमारे कॉस्ट ऑफ सेल्स में। तो बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट हम लिख देंगे 1 लाख। यहाँ आ जाएगा हमारे पास टू फिनिश सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट 1 लाख। ठीक, ये जो कॉस्ट ऑफ सेल्स में अमाउंट आ गया ये सारा का सारा कहाँ जाता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स चला जाता है डायरेक्ट कॉस्टिंग P&L अकाउंट में। तो एज हम यहाँ इंटीग्रेटेड अकाउंट्स बना रहे हैं तो P&L अकाउंट लिखेंगे और ये 18,05,000 डायरेक्ट P&L अकाउंट में चला जाएगा। टू कॉस्ट ऑफ सेल्स 18,05,000। ठीक, सो सेल्स है मेरे पास 22 लाख की, 80,000 मेरा मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का अंडर रिकवरी आया, 18,05,000 के मेरे गुड्स हैं, तो मेरे पास एट लास्ट प्रॉफिट बच रहा है 3,15,000 का। ये प्रॉफिट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट हम रिजर्व अकाउंट में ले जाएंगे, टू रिजर्व अकाउंट, और रिजर्व अकाउंट में हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, सो रिजर्व अकाउंट में आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3,15,000 और इसके साथ में इसको सेटल कर सकती हूँ, है ना। तो टू बैलेंस कैरी डाउन कितना अमाउंट है, 5,15,000। एज हमने कॉस्ट अकाउंटिंग के हिसाब से जितने भी अकाउंट्स आते हैं वो सबको सेटल कर दिया। अब बचे हुए सारे अकाउंट्स हैं उनको सेटल करते हैं। सबसे पहले मेरे पास शेयर कैपिटल 3 लाख का अमाउंट था, कुछ चेंजेस हुए नहीं तो इतना ही मैं कैरी डाउन कर लूंगी। टू बैलेंस कैरी डाउन 3 लाख। नेक्स्ट ये हमने सेटल कर दिया, ये हमने सेटल कर दिया। नेक्स्ट सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारे पास 5 लाख का पहले से था, 10 लाख का हमने नया परचेस किया और 11 लाख का पेमेंट कर दिया, तो बचा हुआ अमाउंट मेरा बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा। कितना अमाउंट बचा, 4 लाख। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद मेरे को प्लांट एंड मशीनरी का बैलेंस दिया हुआ है, ये ओपनिंग बैलेंस है, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं आए तो क्लोजिंग में भी सेम रहेगा, 5,75,000। ठीक, तो ये सारे हमारे सेटल हो गए। नेक्स्ट हमारे पास आता है सन्ड्री डेटर्स, हमको दिया हुआ है 21 लाख का बैलेंस, मतलब हमने पेमेंट किया और हमारे पास 2 लाख रुपीस पहले से थे। तो एक बात बताओ, यहाँ पे हमने एक एंट्री छोड़ दी है, पता है सन्ड्री डेटर्स ऐसे आधा अधूरा दिख रहा है। सन्ड्री डेटर्स कहाँ आया होगा, सेल्स में आना चाहिए। जो हमने सेल्स लिख के रखा है ना, ये सेल्स की जगह हमको क्या लिखना चाहिए था, सन्ड्री डेटर्स। तो बाय, क्योंकि इसका पेमेंट जो है वो डेटर्स के अंदर दिया हुआ है तो ये जाएगा सन्ड्री डेटर्स अकाउंट। ठीक, तो मैं सन्ड्री डेटर्स में क्या लिखूंगी, टू P&L अकाउंट, टू P&L अकाउंट। तो टोटल मेरे पास 23 लाख का बैलेंस है, 24 लाख का बैलेंस है, 24 लाख का बैलेंस है, जिसमें से 21 लाख का पेमेंट हो गया। बचा हुआ अमाउंट पेमेंट नहीं हुआ है, दैट इज बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा। कितना अमाउंट है, 3 लाख। ठीक, तो ये हो गया मेरा सेटल।
नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कैश एंड बैंक अकाउंट, जिसको हम अभी सेटल करेंगे। 6,50,000 वेजेस का है, 3 लाख हमारे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का है, 1 लाख सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, 11 लाख सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक, नेक्स्ट 75,000 पहले से बैलेंस था, 21 लाख हमारा डेटर्स से आया, तो 25,000 यहाँ पे मेरे पास बैलेंस बच रहा है। ठीक, ये बैलेंस मैं कैरी डाउन कर लूंगी। बाय बैलेंस कैरी डाउन 25,000 ऑफ आर कैश एंड बैंक अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट ये हो गया सेटल। इसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस हमने सेटल कर लिया है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड सेटल हो गया, फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट सेटल्ड है, वेजेस कंट्रोल अकाउंट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कॉस्टिंग, P&L एंड आर लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सब सेटल्ड हो गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ सकते हैं हमारे ट्रायल बैलेंस को बनाने के लिए। ट्रायल बैलेंस में जो भी तुमने बाय बैलेंस टू बैलेंस कैरीड डाउन किया है ना, उसको अब यहाँ पे लिखोगे। तो शेयर कैपिटल यहाँ पे आएगा 3 लाख रुपीज, रिजर्व्स आएगा 5,15,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स आएंगे 4 लाख, प्लांट एंड मशीनरी आएगा 5,75,000, सन्ड्री डेटर्स आएंगे 3 लाख, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट का 95,000 जाएगा, कैश एंड बैंक अकाउंट का 25,000 जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस से 1,25,000 जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में कोई भी हमारा बैलेंस कैरी डाउन नहीं है, फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट से 95,000 जाएगा। बस बाकी सारा तो हमारा एक्सपेंस और इनकम का ही अकाउंट है। ठीक है, सो अब हम ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, सारे की सारी चीज़ों को यहाँ पे लिखेंगे। शेयर कैपिटल कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है, तो क्रेडिट साइड पे लिखोगे 3 लाख। नेक्स्ट है रिजर्व्स। रिजर्व्स का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट, तो 5,15,000 क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स बैलेंस हमारा होगा क्रेडिट 4 लाख। नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी 5,75,000, सन्ड्री डेटर्स 3 लाख, मटेरियल कंट्रोल 95,000, कैश एंड बैंक अकाउंट 25,000, ये 95 है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आ रहा है WIP कंट्रोल अकाउंट 1,25,000 एंड फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट 95,000। ठीक है, तो हमने सारी की सारी चीज़ों को रिकॉर्ड किया, टोटल कर लेते हैं। 12,15,000 आ रहा है हमारा टोटल, और टोटल भी मैच कर रहा है। आई होप क्लैरिटी आई हो। बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं, चाहे वो इंटीग्रेटेड की बात करो, चाहे वो रिकंसिलेशन की बात करो, चाहे वो नॉन इंटीग्रेटेड की बात करो। बस हमको कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सो आई होप आपको क्लैरिटी आई हो पूरे के पूरे हमारे रिकंसिलेशन एंड इंटीग्रेटेड में, और इसी के साथ हमारा कॉस्ट बुक कीपिंग पूरी तरीके से खत्म होता है। अगली क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे। टिल देन हैप्पी लर्निंग।